प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन को। फिर यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। देन दोस्तों हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस, यानी इसके फायदे क्या क्या है, वो भी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चैलेंजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है प्यारे बच्चों, उनको हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग क्या देखेंगे, तो अगर हम स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू हमें जाना चाहिए, किनको फॉलो करना चाहिए, वो भी हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब ये सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समरी ऑफ दिस चैप्टर। एंड बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो चलो फिर देरी नहीं करेंगे, हम शुरू कर देते हैं फाइनली। तो भाई इसके इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखो, अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है। पहली बात तो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज क्या है टीचर, पहले आप वो समझा दो। तो प्यारे बच्चों इंडस्ट्रीज में क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यही तो काम होता है। क्या होता है भाई, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन का काम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, है ना, राइट। और क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये सब कुछ काम कहाँ पर होता है बच्चों, इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो इनको नाम से ही रिलेट करके आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्मॉल यानी क्या होता है भाई, छोटा होता है, और लार्ज यानी क्या होता है, बड़ा होता है। तो जब स्मॉल स्केल पे हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को शुरू करते हैं, स्मॉल स्केल यानी कि छोटे लेवल पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बच्चों जो काम होता है ना, वो बड़े लेवल पे होता है। तो बड़े लेवल पे काम होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और जब छोटे लेवल पे काम किया जाएगा यानी कि माइक्रो स्केल पर, किस पर प्यारे दोस्तों, माइक्रो स्केल पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको समझ में आएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखो दोस्तों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर क्या होता है, जिनमें गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोडक्शन होता है, आर डन ऑन स्मॉल स्केल। ठीक है, कौन से स्केल पर, छोटे स्केल पर होता है, या फिर आप बोल सकते हो माइक्रो स्केल पर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप इसके मीनिंग में क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, भले ही ये इंट्रोडक्शन में दिया हो, बट मीनिंग जब भी आप लिखोगे ना, तो पहले आपको ये जरूर लिख देना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, स्मॉल लेवल पे काम होता है, यानी बहुत बड़े लेवल पे नहीं, स्मॉल लेवल पे काम होता है। ठीक है, और फिर उसके आगे जो मैं आपको इसके मीनिंग में बताने वाली हूँ वो तो आप लिखोगे ही, बट ये भी आप जरूर उसके अंदर इंक्लूड कर दीजिएगा। क्योंकि जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आंसर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा है ना, अभी देखो क्वेश्चन मान लीजिए पूछा कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। तो अभी आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीनिंग लिखोगे एंड देन डेफिनेशन लिखोगे, और फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस लिखना होता है ना प्यारे दोस्तों। तो आप मीनिंग में क्या करोगे, मीनिंग में जो मैंने आपको बताया, तो मीनिंग की पहली लाइन आप ये जरूर लिख सकते हो, और फिर उसके बाद अभी मैं आपको मीनिंग में और भी चीजें बताने वाली हूँ, तो उन्हें भी आप क्या कर सकते हो, वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। मीनिंग यानी क्या होता है कि आप उस टॉपिक से क्या समझते हो, एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, वो आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। ठीक है, ये होता है मीनिंग का मतलब। ओके, क्लियर हुआ। तो आप ऐसे लिखिएगा। चलिए अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको कुछ और बातें फटाफट से समझा देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अपने मतलब यहाँ पे अपने कंट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखो दोस्तों, हमारे देश में हो क्या रहा है, जैसे अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ेगी, देखो इसको बच्चों मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की मदद से। थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये है आपकी प्यारी सी क्लास, क्या है बच्चों, ये आपकी प्यारी सी क्लास है, और इस क्लास में ना कितने बेंचेस हैं, 3 बेंच हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, क्लियर हुआ। कितने बेंचेस है, वैसे तो 3 बेंचेस होते नहीं है क्लासेस में, मतलब लेकिन मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लो कि आपके क्लास में बस 3 ही बेंच है, और बच्चे कितने हैं, बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो अब क्या होगा बताओ मुझे, तो अब ऐसा होगा कि एक बेंच पे एक जन बैठेंगे और आराम से मस्त बैठ के पढ़ाई करेंगे, है ना, एक तरफ बैग रखा, एक तरफ बच्चा बैठेगा और अच्छे से पढ़ेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब देखो, अब आगे की कहानी सुनना, ये बच्चे 3 से हो गए 6, 3 से हो गए 6, तब टीचर बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, तुम ना
दो दो लोग बैठ जाओ चलेगा, ठीक है। तो बच्चों ने कहा ठीक है चलो, पहले एक बैठते थे, कोई बात नहीं, अब दो दो, एक हमको दोस्त भी मिल जाएगा, बैठा लेते, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, अब ये 6 से हो गए भाई 9, देखो बढ़ते जा रहे हैं, एडमिशन यहाँ पे होते जा रहा है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, मतलब जो बेंचेस है, वो टीचर नहीं बढ़ा रहे, बस क्या कर रहे हैं, एडमिशन लेते जा रहे हैं, एडमिशन लेते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब एक बेंच पे 3 लोगों को बैठना पड़ेगा। टीचर बोलेंगे बच्चे कोई बात नहीं, अभी आप लोग ना 3 लोग एडजस्ट कर लो। बच्चों ने कहा ठीक है, अब ये 3 से हो गए भाई 12, तो क्या होगा, 4 लोगों को बैठना पड़ेगा। सोचो इतू सा तो बेंच है, 4 लोग उसके ऊपर कैसे बैठेंगे, एक थोड़ा लटक के बैठेगा, है ना, बैग इन लोगों को नीचे रखना पड़ेगा। अब ये 12 से हो गए 16, 16 से हो गए 20, 20 से 16 से 20 करूं, नहीं नहीं नहीं, 4 थोड़े ना बढ़ाना है, मतलब मान लो ये 15 हो गए, ऐसे 3 के मल्टीपल में बढ़ाते जाते हैं। मान लो ये 21 हो गए, फिर ऐसे करके बच्चे 24 हो गए। एक समय ऐसा आया जब ये 30 हो गए। अब सोचो 30 बच्चे, बेंच 3, अब एक बेंच पे 10 बच्चा तो आने से रहा, तो क्या होगा, ये नीचे उन लोगों को बैठना पड़ेगा, यानी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसे मान लीजिएगा, ये है हमारे रिसोर्सेस, ठीक है बच्चों, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पॉपुलेशन, राइट। तो देखो पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लगातार, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं ये तो सेम है, जैसे जितने पहले थे उतने ही अभी भी हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो ऐसे अस्त व्यस्त चीजों में ही चला जा रहा है कि इधर बैठू कि उधर बैठू, टीचर उधर पढ़ा रहे, मैं कैसे देखूं क्या नहीं देखूं, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, राइट। तो सेम बच्चों यहाँ पर भी होता है, हमारे कंट्री में भी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, तो क्या करना चाहिए, रोजगार के अवसर भी लोगों को देने चाहिए। कि अगर आप पॉपुलेशन, मतलब इनके बीच में अगर हमें बैलेंस बनाना है, तो जितने आप एडमिशन ले रहे हो उस तरीके से आप बेंचेस भी बढ़ाओ, तब इनके बीच में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा ना कर पाए तो क्या होगा, तो फिर वही होगा, बच्चे परेशान होंगे, है ना, उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अब उन्होंने एडमिशन तो ले लिया है, तो जैसे तैसे करके तो उसी स्कूल में रहना पड़ेगा, है ना। देखो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, अब जैसे तैसे उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन वो सर्वाइव करेंगे कमी में, है ना, मतलब उनको प्रॉपरली जो चीजें मिलना चाहिए पर्टिकुलर पर्सन को, वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। तो वही बच्चों देश में भी होता है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, उनको काम भी देना चाहिए। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है कि वही अपना कमा सके, खा सके, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और हमने काफी, मतलब अगर आप देखोगे जैसे जो हमारी इंडिया है, इंडिया में मतलब लेबर यहाँ पे ज्यादा अवेलेबल है, लेबर सरप्लस कंट्री है। अब लेबर सरप्लस कंट्री है तो क्या करना है, लोगों को काम भी देना है, और लोगों को काम देने का जो मतलब ये काम जो है ना प्यारे बच्चों, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बड़े अच्छे से करते हैं। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड, वो लोग भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आ करके काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए। अगर आप अनस्किल्ड हैं, है ना, मतलब अनस्किल्ड लोगों के लिए भी काम है। सेमी स्किल यानी जो थोड़े बहुत दिन को काम आते हैं, वो भी आके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो हम ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारी कंट्री के इकोनॉमी में और हमारे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काफी अपना योगदान देते हैं। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी कारण से हम यहाँ पे इनको स्टडी भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको यहाँ से ये बेंचेस वाला एग्जाम्पल जो है ये इसको गायब कर देती हूँ। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब मीनिंग में आगे बताती हूँ कि मीनिंग में और क्या लिखना था, वो तो मैंने आपको पीछे बताया था। तो देखो बच्चों यहाँ से आप समझिएगा कि इसको किस तरीके से कैटेगराइज हमें करना है। जैसे जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना प्यारे बच्चों, इसमें भी क्या होता है, कैटेगराइजेशन होता है। मतलब इनको भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है, देखो माइक्रो स्मॉल मीडियम में, कि छोटा कौन होगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा जो रहेगा उसको हम कहते हैं स्मॉल, और उससे जो बड़ा रहेगा प्यारे बच्चों उसको मीडियम कहा जाता है। तो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया दिया गया है, इनको हमें क्या करना है, समझना है। तो देखिएगा, an industrial unit can be categorized as small business if it fulfills the capital investment limit fixed by government of India according to micro small and medium enterprises development act MSMED 2006। मतलब बच्चों इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि कौन सा बिजनेस आएगा, किसमें, माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या फिर मीडियम में आएगा, वो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स में क्लासिफाइड होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चर सेक्टर होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और सर्विस सेक्टर यानी क्या होता है बच्चों, जहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। मतलब अगर आप पैसे दोगे ना तो आपको कोई सामान नहीं मिलेगा, बल्कि उसके बदले में आपको सर्विस दी जाएगी। जैसे टीचर आपको
पढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको सर्विस देने का काम करते हैं ना। वैसे ही बच्चों बैंकिंग भी होता है, बैंकिंग सेक्टर, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोलना जरा, क्या अगर हम उनको पैसे देते हैं तो वो हमको उसके बदले में सामान देते हैं? जी नहीं, सामान नहीं देते हैं। वो हमारे पैसे, मान लीजिए हमने पैसे डिपॉजिट करे या फिर हमने बैंक में से अपने पैसे निकाले, तो उसके बदले में हमें कुछ सामान वगैरह नहीं मिलता, ठीक है। हमें सर्विस, बैंक वाले क्या करते हैं बच्चों, हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है सर्विस का मतलब, ठीक है। एंड दिस चैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसे क्या करना है, अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो मैं ना थोड़ा सा इसको मिटाऊं, है ना, किसको मिटाऊंगी, ऐसे रहेगा ना, तब ये प्रॉपरली दिखाई देगा आई थिंक, ठीक है। चलो तो देख लीजिए, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किस किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू MSMED, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर है। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देख लेते हैं कि माइक्रो में कौन कौन से बिजनेस आएंगे। तो अगर उनका इन्वेस्टमेंट कितना है भाई, देखिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट 25 लैक्स, यानी कि अगर 25 लाख से ज्यादा नहीं है, मतलब उससे कम है, तो फिर हम उसको रखेंगे बच्चों माइक्रो के अंदर, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि डज नॉट एग्जिस्ट 10 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो मैन्युफैक्चरिंग में कितना है 25 लाख, और सर्विस सेक्टर में कितना है 10 लाख, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो आप किस में आ जाओगे, माइक्रो में आ जाओगे। स्मॉल में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो मोर देन 25 लाख, यानी कि 50 लाख से ज्यादा, और सुनना 5 करोड़ से कम, मतलब 50 से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो फिर आप लोग आ जाओगे स्मॉल स्केल बिजनेस में, मतलब स्मॉल बिजनेस में आ जाओगे। और सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम, यहाँ पे 2 करोड़ लिया गया और यहाँ पे 5 करोड़ लिया गया, ध्यान रखना, ठीक है। मीडियम की बात कर लेते हैं तो 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम, ध्यान रखो। और सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से प्लीज कर लेना क्योंकि ये पूछा जाएगा। और जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना, अभी आगे देखना एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से तो पक्का आएगा, ठीक है। ये जो फिगर्स है ना, इनको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। चलो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन तो हमें एज इट इज ही लिखना होता है, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे ही हमें पढ़ना है, याद करना है और ले जाके लिख देना है। तो वो जो डेफिनेशन दिया गया है इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो इसके ऊपर मैं अभी क्या ही बोलूँ, आप याद कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये छोटा है, याद करने लायक है, तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। और बाकी नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब मैं अपनी बात बताती हूँ, अगर मुझे डेफिनेशन नहीं आता रहता था तो मैं क्या करती थी, मैं बस मीनिंग लिखती थी, इंट्रोडक्शन मेरा मन होता था तो मैं लिखती थी, वरना डेफिनेशन तो मुझे याद है नहीं, ठीक है। क्योंकि सारे डेफिनेशन याद कर लो भाई, इतना मेरे अंदर, मतलब कुछ कुछ याद कर लेते थे, कुछ कुछ छूट ही जाता है, इतना सारा हमारा है तो कैसे कैसे याद हो पाएगा, कभी कुछ भूल जाते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखती ही नहीं थी, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखती थी, डायरेक्ट अपना आंसर शुरू कर देती थी। ओके, तो आपको अगर डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर मत ही लिखना, क्योंकि गलत सलत लिखोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और प्यारे बच्चे यहाँ पे आ जाता है मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ट्रेडिशनल में कौन कौन से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। तो हैंडलूम हो गया, हैंडलूम मतलब जो हाथों से चीजें बनाई जाती हैं, हैंडीक्राफ्ट का मतलब भी वही हो गया प्यारे बच्चों। कॉयर यानी क्या होता है, तो कॉयर यानी कि ये जो कोकोनट होता है ना प्यारे दोस्तों, कोकोनट, और उसके ऊपर का जो समझो उसके जो बाल होते हैं उसकी मदद से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो वो इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाएगी। सीरीकल्चर, सीरीकल्चर मतलब जो रेशम का कीड़ा होता है ना, जिसकी मदद से ये सिल्क बनाया जाता है, सिल्क वाला धागा, मालूम है ना आप लोगों को, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, तो ये ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाती है। मॉडर्न में क्या क्या आते हैं, बाईसाइकिल के पार्ट्स, शिविंग मशीन, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं बताते हुए चल रही हूँ, देख लो अच्छे से। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉयर, सीरीकल्चर, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। मॉडर्न में बाईसाइकिल, सीविंग मशीन, ब्लेड्स, रेजर, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, ये आएंगे मॉडर्न में। तो याद रखना, ये क्लासिफिकेशन भी आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है ना। मीनिंग लिख लोगे, डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख लेना, एक बार याद कर लेना। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स लाइक प्लांट एंड इक्विपमेंट आइदर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म्स और ऑन लीज और हायर परचेज शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउएवर द यूनिट इन नो वे कैन बी ओन और कंट्रोल और ऑक्सिलरी फॉर एनी अदर इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डेफिनेशन दिया गया है, तो आप इसको जरूर याद कर पाओ तो याद कर लेना, ठीक है। चलिए
अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे मेन आंसर की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने एक आंसर 3.2 इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है इनके इंपॉर्टेंस क्या है, उनको हमें क्या करना है यहाँ पर समझना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बच्चों टोटल पॉइंट्स हैं 7 और 7 के 7 पॉइंट्स काफी इजी हैं, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे, तो टेंशन लेना मत। चलो पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना प्यारे दोस्तों, ये क्या करती है, लोगों को रोजगार देती है, ठीक है, उनको काम देती है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भी काम पे रख सकते हैं। अगर आप जाओगे, कोई नॉर्मल सा पर्सन है जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो भी क्या कर सकता है, इस इंडस्ट्री में जाकर के काम कर सकता है। तो ये जॉब प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट्स ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा रोजगार ये लोग क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल में बच्चों शुरू भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो भी यहाँ पे जाकर के काम कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ बूस्ट फॉर अ लेबर सरप्लस कंट्री लाइक इंडिया। और जैसे कि जो हमारा भारत देश है, ये है भाई लेबर सरप्लस, यहाँ पे लेबर काफ़ी अवेलेबल है। तो इस कंट्री के लिए तो ये समझो वरदान का काम करता है, क्योंकि जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी, उसको भी काम मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है। और ये किसकी वजह से मिल रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए भाई, ये वाला पॉइंट आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, विच इज रीजनल बैलेंस। अब ये रीजन का मतलब क्या होता है, अलग अलग जो एरियाज होते हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है। अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से बच्चों रीजनल बैलेंस कैसे आता है ना। देखो हम देखते हैं ना कि कोई तो स्टेट काफी ज्यादा डेवलप्ड है, कोई बहुत अच्छे से उसका विकास नहीं हुआ है ना। तो अब ऐसे सिनेरियो में ये जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए पहले यहाँ पे समझिएगा, इंडिया में ऑल रीजन्स आर नॉट वेल डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों ऐसा हो रहा है कि सारे रीजन सेम, मतलब देखो अगर कोई स्टेट आगे बढ़ा है तो दूसरे को भी बढ़ना चाहिए था, भाई ये क्यों पीछे रह गया? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, जहां पे हो रहा है वहां पे लोगों को काम मिल रहा है। अब जब लोगों को काम मिलेगा तो लोगों के पास आएंगे पैसे आएंगे तो वो अपना अच्छे तरीके से रहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी बढ़ेगी। और जहां पे पैसे नहीं आ रहे तो भाई वही जैसे पहले थे वैसे ही तो पड़े रहेंगे ना। तो वही बात है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन बी सेटअप विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को हम लोग मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं सिंपल टेक्नोलॉजीज का यूज करके, जो भी लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ये लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। मटेरियल एंड लेबर, यानी लेबर भी जो उस एरियाज में है उनको भी ये लोग क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं, उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। तो दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझ में आया? तो देखो कैसे इनका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक क्या है बच्चों, कोई एक रीजन है जो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शुरू किया, तो क्या होगा, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं भाई आएंगे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। यहाँ पर जो लोकली रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी इस इंडस्ट्री में यूज हो जाएंगी, है ना। तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, अब लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग फिर अच्छे से अपनी जिंदगी जिएंगे। तो ये रीजनल बैलेंस का भी काम करता है, तो इसीलिए तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट की, विच इज इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, ठीक है, देखो एक हम है और एक हमारा कॉम्पिटिटर है, बराबर। कॉम्पिटिटर मतलब आप जानते ही हो, है ना, कॉम्पिटिटर है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें इससे आगे जाना है। और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो किस तरीके से बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, मतलब हम उससे आगे कब जा पाएंगे, जब हमारे गुड्स अच्छे होंगे, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होगी और रीजनेबल प्राइस हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ने रख दिया, ठीक है, मतलब एक बैलेंस प्राइस हम रखेंगे, तो जो कस्टमर है वो हमारे गुड्स को डेफिनेटली खरीदेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा कि भाई कॉम्पिटिटर सुन लो, हम तुमसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि जो ग्राहक है ना वो हमारे सामान को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कैसे यहाँ पे इंक्रीज होता है, बच्चों सुनो ध्यान से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट यानी क्या होता है कि उस गुड्स को बनाने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आप लोगों ने सुना होगा, मैं बताती हूँ।
मतलब कोई गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको पूरा प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा आया दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो होता है किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। क्यों ऐसा बच्चों, इसीलिए तो ऐसा होता है ना क्योंकि हम लोग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम लेबर लोग से अपना काम करवा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जो फाइनली सामान बन करके निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर कम पैसा लगा है तो सामान का जो फाइनल प्राइस होगा, राइट, जो फाइनल गुड्स का प्राइस होगा वो भी तो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना, लो ही होगा। तो देखिएगा ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपेरेटिवली क्या होता है भाई, लेस होता है। एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लो ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब जो और दूसरे खर्चे होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उसके प्रोडक्शन में बाकी और भी तो खर्चे हैं कि अगर आपने कोई घर मतलब जहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसका रेंट हो गया, फिर बिजली का बिल हो गया, तो ये सब कुछ ओवरहेड्स में आ जाएगा, लो ओवरहेड्स, ठीक है। ये सब के भी कम होने की वजह से अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका गुड्स है प्यारे बच्चों, उसका प्राइस भी क्या होता है, कम होता है। और जब प्राइस कम होगा तो क्या होंगे, कस्टमर आएंगे और हमारे गुड्स को परचेस करेंगे, तो ऐसे में हमारा जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है ये कि मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा करके यूज़ मतलब ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये कैसे होते हैं, लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे लेबर लोग का ज़्यादा काम होता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि इसमें हम ज़्यादा कैपिटल लगा नहीं रहे। अब ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा रहे तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, बहुत एडवांस वाली मशीनें भी नहीं होंगी, तो ऐसे में क्या करना होगा, हमें लोगों से ही काम करवाना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं लेबर इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे लेबर लोग का ज्यादा काम होता है। तो क्या करते हैं, दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम लोकल एरियाज, यानी ये लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं लोकली, उनका ये लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। तो सच यूज ऑफ लोकल नेचुरल रिसोर्सेज मिनिमाइजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस विच रिजल्ट्स इनटू रीजनेबल प्राइस ऑफ द गुड्स। यहाँ पे वही लगभग इसी के जैसे सेम बातें ही दी गई हैं, है ना। आपको लगेगा एक मिनट के लिए कि भैया ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादातर करके क्या होता है बच्चों, यूज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लोकली अवेलेबल जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनका ये लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम यूज होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। इवन जो ह्यूमन रिसोर्सेज है इनको भी हम लोग नेचुरल ये बोल सकते हैं, क्योंकि इंसान को मतलब किसी फैक्ट्री में इंसान नहीं बनता है भाई, वो भी नेचर नहीं बनाया है, तो हम उसको नेचुरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों हमारा अगला पॉइंट विच इज रिड्यूस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम काम के लिए जाते हैं अपना गांव छोड़ के शहर में, ठीक है, देखो ये हमारा क्या है भाई, गांव है, गांव विलेज, ठीक है, और ये है बच्चे शहर, अर्बन एरिया, मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। तो जब हम क्या करते हैं, गांव छोड़ के यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, काम की तलाश में कि भाई हमें क्या मिलेगा, काम मिलेगा, पैसे कमाएंगे तो हमारा विकास हो पाएगा, हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। तो ये गांव छोड़ के कहाँ पे जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो बच्चों इसी को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिड्यूसेस माइग्रेशन, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना वो माइग्रेशन को कम करने का काम करती हैं। अब आप बोलेंगे टीचर कैसे समझाओ, समझो, देखो जैसे हमने क्या किया, हमने इस गांव में ही इंडस्ट्री को शुरू कर दिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो क्या होगा, ये जो लोग इतने सारे लोग गांव से चल चल के शहर में आए थे वो जाएंगे क्या, अरे वो लोग यही सोचेंगे भैया हमको तो हमारे गांव में ही काम मिल रहा है तो हम काहे लिए बाहर जाए, हम नहीं जाएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये लोग यहीं पे गाँव में ही रह जाएंगे, इनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गाँव में ही इनको काम मिल रहा है ना। तो इस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बच्चों क्या करते हैं, माइग्रेशन को रिड्यूस करते हैं। क्लियर हुआ। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट लार्ज नंबर of employment in rural area. Small scale industry is also a best example of self employment. Self employment का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप बोलोगे कैसे, जैसे किसी को बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो अब बिजनेस शुरू करना है तो भैया कैपिटल भी लगेगा, तो वो यही सोचेगा ना कि चलो मैं स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू करता हूँ, ऐसे मुझे ज्यादा कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है कि हम
किसी के यहाँ पे काम नहीं कर रहे, हम खुद का काम कर रहे हैं, हमने खुद बिजनेस शुरू किया, तो वो बच्चों एग्जाम्पल हो जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो वही दिया गया है। सो देयरफॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड, ठीक है, मतलब इसको कम कर दिया जाता है या फिर समझो कि पूरा ही मिनिमाइज एकदम कम हो जाता है। कैसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब ये कैसे सपोर्ट करेगा भैया, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैसे सपोर्ट करेगा, जानते हो आप सभी लोग? मैं बताती हूँ कैसे सपोर्ट करेगा। जैसे जैसे देखो ये है प्यारे बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर ना एक चीज बताती हूँ, रुको, कहाँ पर मैंने क्या देखा था। चलिए ये है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जहां पे क्या किया जाता है, मान लेते हैं कि बच्चों यहाँ पे ना साइकिल बनाने का काम किया जाता है, और ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो क्या करते हैं, साइकिल के पार्ट्स बनाते हैं, ठीक, ओके। दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है ना, तो सुनो थोड़ा समझना। जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये साइकिल के पार्ट्स बना रही है, पूरा साइकिल नहीं बना रहे, पूरा साइकिल बनाने का काम कौन कर रहा है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, साइकिल के पार्ट्स बना रहे हैं। तो आप खुद सोचो, अगर ये साइकिल के पार्ट्स न बनाएं तो क्या होगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करेगी, फिर इनको हेल्प कहाँ से मिलेगी। ये लोग क्या करते हैं, ये साइकिल के पार्ट्स बना देते हैं, तो फिर यहाँ से सामान चला जाता है यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, फिर साइकिल निकल करके बाहर आ जाता है, मतलब बना दिया जाता है फाइनली साइकिल को। तो इन्होंने इनको सपोर्ट दिया कि नहीं, जी हाँ बच्चों बिल्कुल दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग इसके पार्ट्स बना रहे हैं, और पार्ट्स इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, बस इन लोगों को ले जा करके क्या करना है, असेंबल करना है चीजों को, और फिर मार्केट में भेज देना है बेचने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इनको सपोर्ट दिया कि नहीं, बोलो हाँ दिया। ऐसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, और इन स्पेयर पार्ट्स का यूज किया जा रहा है बच्चों लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो अगेन इन्होंने क्या करा, इनको सपोर्ट दिया। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सपोर्ट करते हैं किसको, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डिपेंड्स होते हैं किसके ऊपर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। जैसे ये साइकिल का प्रोड्यूसिंग वाला इंडस्ट्री, ये डिपेंड है किसके ऊपर भैया, इसके ऊपर। अगर ये साइकिल के पार्ट्स ना बनाए तो फिर ये इनका कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, है ना। सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल्स या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स, या फिर आप साइकिल पार्ट्स भी यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे लास्ट पॉइंट, विच इज क्या दिया है, डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर यानी क्या होता है, वही जो मान लीजिए जिसके दिमाग में आया कि मुझे बिजनेस शुरू करना है और उसने बिजनेस करना शुरू भी कर दिया, तो दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है भाई, तो न्यू बिजनेसमैन लेकर के आता है। क्या ये सच्ची में ऐसा होता है? तो जी हाँ बच्चों बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा कैपिटल लग नहीं रहा, तो इंसान सोचेगा ना कि चलो हम अपना ही बिजनेस कर लेते हैं और शुरू करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, फिर बाद में देखेंगे आगे बढ़ाना है घटाना है क्या करना है, ठीक है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैव द पोटेंशियल, इनके पास पोटेंशियल है क्या करने का, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं भैया उनको अट्रैक्ट करने का, कि तुम आओ किसकी तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, यानी बिजनेस की तरफ आओ, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन अकोमोडेट द टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यंग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो टेक्निकल है या फिर नॉन टेक्निकल है ना, यंग एस्पिरेंट्स है, वो क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिया क्या है भाई, विलेजेस की कंट्री है ना, यहाँ पे ज्यादातर करके गांव ही है। तो देयरफॉर गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए भाई कि किस तरीके से अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू कर रहा है तो हम उनको सपोर्ट करें और ये लोग भी आगे बढ़े, ठीक है। और गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स के थ्रू वो उनको सपोर्ट भी करती है कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, आप बस एक बार इनिशिएटिव लो तो सही, है ना, आप शुरू तो करो, फिर उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा प्यारे बच्चों हमारा पहला आंसर यहाँ पर, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक्स हमने कवर करे, तो 7 टॉपिक्स नहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे हमने पॉइंट्स कितने कवर करे, 7। पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज, दूसरा रीजनल बैलेंस, तीसरा इंक्रीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फोर्थ मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस माइग्रेशन, फिर 6 पॉइंट में हमने देखा था सपोर्ट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एंड प्यारे बच्चों 7वां पॉइंट हमने देखा था डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पे हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट आंसर की बात करेंगे, विच इज एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब प्यारे बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फायदे भी हैं क्या कुछ, हाँ जी फायदे हैं। तो इन फायदों को हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू कर देते हैं भाई, इसको भी पढ़ना, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव
always played an important role in the economic development of the country. The following are the advantages. तो चलो भैया डिस्कस करें, इसके एडवांटेजेस हैं तो आ जाइए। देखिए पहला एडवांटेज क्या है भाई, लार्ज एम्प्लॉयमेंट। आप कहेंगे टीचर ये तो हमने इंपॉर्टेंस में भी देखा था, तो बच्चे ऐसा हो सकता है कि इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस के जो पॉइंट्स है ना वो मैच कर जाएं, ठीक है, कभी फीचर्स के, इंपॉर्टेंस के, एडवांटेजेस के, राइट, तो वो पॉइंट जो है वो मैच कर जाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो मैच हो सकता है। तो लार्ज एम्प्लॉयमेंट वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है, लोगों को काम देने का काम करती हैं। अब इंडिया में लेबर लोग ज़्यादा है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल। किस बात का पोटेंशियल है भाई, कि ये क्या कर सकते हैं, लोगों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं मास स्केल पे, ठीक है। दे आर लेबर इंटेंसिव एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, देखिएगा ये लेबर इंटेंसिव होते हैं, यहाँ पे लेबर लोग का ज़्यादा काम होता है, ये ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंपैरिजन में। बच्चों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, ये होता है लैंड, लेबर और कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये जो चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनमें से जो लेबर है इनका ये लोग यहाँ पे ज़्यादा करके यूज़ करते हैं, ठीक है। देयर जेस्टेशन पीरियड, मतलब इनका जो ग्रो करने वाला पीरियड होता है वो भी कंपेरेटिवली लो होता है, और ये ज़्यादा लोगों को रोजगार जो है प्यारे बच्चे वो दे सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज एम्प्लॉयमेंट तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई समस्या आएगी, ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, कर सकते हो कि नहीं, यस और नो फटाफट से लिख के बता दो। चलो नेक्स्ट है प्यारे दोस्तों यहाँ पे लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब इसका अगला फायदा क्या है, तो अगला फायदा ये है कि इसमें हमें ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, यहाँ पे लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, स्टार्ट कर सकते हैं और मतलब इसको मैनेज कर सकते हैं विथ लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज रहेंगे तब भी आप इसको चला सकते हो, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें रहती नहीं है। नेक्स्ट क्या है भाई, अगला पॉइंट नंबर 3, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, यानी कि जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं हम कहीं बाहर से नहीं ला रहे, वही जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका ही यूज़ कर रहे हैं। तो देखो ये फायदा हुआ कि नहीं, जो रिसोर्सेज ऐसे ही पड़े रहते हैं जिनको कोई पूछता नहीं, मान लो कि पैसा है हमारे पास, ठीक है, अब हमें बिजनेस शुरू करना है, तो अगर हम बड़े लेवल पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उतना तो पैसा हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या सोचेंगे, छोड़ो यार पैसा ऐसे ही पड़े रहने दो और चलो हम कुछ नौकरी वगैरह कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर हमारे दोस्त ने हमको सुझाव दिया कि अरे सुन तेरे पास इतने ही पैसे हैं, कोई बात नहीं, तू ना लार्ज स्केल बिजनेस तो शुरू नहीं कर पाया लेकिन तू ये स्मॉल स्केल बिजनेस जरूर शुरू कर सकता है। तो भाई हमने क्या करा, स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू कर दिया। तो जो हमारे पैसे ऐसे ही बस बिना मतलब के पड़े रहते जिनका कोई यूज नहीं होता, अब हम क्या कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं हमारे इंडस्ट्री के अंदर, और फिर वही पैसा क्या बनेगा, मल्टीपल बन जाएगा, है ना। तो देखिएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मेक यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, भाई इसका कलर ही कैसे बदल गया, विच आर अवेलेबल इन ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग विच नॉर्मली, जो कैसा रहता, आइडल पड़ा रहता है ऐसे ही बिन फालतू का, लेकिन अब उसको हमने चैनलाइज्ड कर लिया यानी कि यूज कर लिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्म होगा, है ना, हम पैसे का यूज कर रहे हैं तो भाई वो मल्टीपल बनेगा कि नहीं, बिजनेस इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। तो यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, ये भी आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पे 4th पॉइंट की बात करते हैं, विच इज इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब ये इंडस्ट्रियल आउटपुट इनकी वजह से कैसे इंक्रीज होता है ना, वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बाईसाइकिल वाला देखा था ना, स्पेयर पार्ट्स और बाईसाइकिल के पार्ट्स, है ना, तो वो उस टाइप का भी गुड्स क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब क्या होता है, जो पूरा फाइनल बन चुका है अब हम उसका यूज कर सकते हैं, तो दैट इज योर कंज्यूमर गुड्स। और इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब क्या हुआ कि वो अभी दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब फर्दर किसी और चीज को बनाने के लिए, ठीक है, बेसिकली ये है इसका मतलब। तो द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं बच्चों, सस्ते होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, नीड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री, और ये इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी महत्वपूर्ण है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज की मदद ही तो कर रहे हैं कि अब क्या करना है, उन्होंने स्पेयर पार्ट्स बनाए तो दूसरे इंडस्ट्रीज के द्वारा उनका यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये लोगों ने मतलब
इन लोगों ने स्पेयर पार्ट्स बना करके दे दिया तो अब जो दूसरी इंडस्ट्री उसको बना रही है वो मतलब जल्दी से प्रोडक्शन हो जाएगा ना, वरना उनको क्या करना पड़ता, उनको स्पेयर पार्ट्स भी बनाने पड़ते खुद ही, फिर उनको फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना पड़ता, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता। ओके चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट। क्या ये एक्सपोर्ट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं? जी हाँ बच्चों करते हैं, है ना। कैसे करते हैं चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन सिंपल है, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो ये फिगर याद रखना, नियरली 40% ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश से, राइट, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? लगभग 40% होता है। कितना होता है बच्चों? नियरली 40%, ठीक है। प्रोडक्ट्स सच एज, अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप समझ लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, होजियरी। बच्चों होजियरी का मतलब क्या होता है? तो ये एक टाइप का फैब्रिक होता है जिसकी मदद से मोजे वगैरह, दास्ताने, ये सब बनाए जाते हैं। नीट वेयर, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ, मतलब बोल सकते हैं इसकी मदद से भी कुछ कुछ बनाया जाता है, पहनने वाली चीजें ही बनाई जाती हैं, ठीक है। नीट वेयर हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, कॉयर प्रोडक्ट्स जो कोकोनट का जो बाल रहता है उससे बनाई हुई चीजें रहती हैं, वुलन गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस मतलब जो प्रोसेस करके आया है, जो एकदम डिब्बा बंद होता है उसकी बात चल रही है, केमिकल और भी जो प्रोडक्ट्स हैं, है ना। लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली इन इंडियाज एक्सपोर्ट्स, यानी ये सारी चीजें हमारे भारत से क्या होती है बच्चों, दूसरे देशों में जाती हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रोडक्ट्स produced by small scale industries are used in the manufacturing of products by large scale industries which are exported। मतलब क्या हुआ इसका समझिएगा। अब देखिए ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना प्यारे दोस्तों, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं? एक्सपोर्ट में मदद करती हैं। डायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने गुड्स बनाया और वही गुड्स क्या हुआ, दूसरे देशों में चला गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्टली। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो सामान बनाया, अब जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उन सामान का यूज करके वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो और फिर वो वाला प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है? दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो बच्चों इन्होंने यहाँ पे क्या किया? इनडायरेक्ट तरीके से अपना योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने सामान बनाया, स्मॉल ने सामान बनाया और दूसरी इंडस्ट्री ने इनका यूज करके सामान बनाया और ये फिर फाइनली एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये इनडायरेक्टली हो जाएगा। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली यहाँ से सामान निकला और फिर वो एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात दी गई है कि इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली टू एक्सपोर्ट्स एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जब हम लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, बाहर कंट्रीज का जो पैसा है वो हमारे देश में आएगा और फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर अर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये कैसे होता है भाई? ये भी इसका एक फायदा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कैसे, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो सुनो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वलिटी होती है ना। कैसे? आप बोलेंगे कैसे, मतलब वो भी आपको समझना चाहिए। सुनो मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अब क्योंकि यहाँ पे लेबर लोग ज्यादा हैं, राइट, लेबर लोग ज्यादा हैं, लिमिटेड कैपिटल है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, तो जितना पैसा आता है हम क्या करते हैं, फिर लोगों को जो भी उनके वेजेस रहेंगे, सैलरी रहेंगे, उनको बांट देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, लगभग इक्विटेबल ही होता है। बट लार्ज स्केल में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे ऐसे डिवाइडेड होते हैं ना कि मेन पे कोई रहेगा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो जो मेन वाले रहेंगे भाई उनको ज्यादा पैसा मिलता है, जो एकदम नीचे वाले रहते हैं उनको कम पैसा मिलता है। तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो उतने ज्यादा लोगों को हमें पैसे देने हैं ना, ठीक है। सो दिस रिजल्ट्स इन बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर हुआ। चलिए बच्चे अब हम बात करेंगे किसकी, फॉरेन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। इसको मिटा दूं, रुको मिटा देती हूँ। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, अब हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को कैसे अर्न करेंगे? सिंपल सी बात है भाई, अगर आप गुड्स को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, दूसरी कंट्री में भेजोगे, तो पैसा तो हमारे ही कंट्री में आएगा, यानी हम लोग क्या कर पाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्न करता है वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी अलग अलग कंट्रीज में गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम अपने देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है। एट द सेम टाइम देयर इम्पोर्ट्स आर वेरी लिटिल, और एट द सेम टाइम इनका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो इम्पोर्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि ये लोग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का ही यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुड्स को बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, है ना। तो ये किसका बेनिफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बच्चों, कहाँ पर, तिरुपुर में है, जो कंट्रीब्यूट करता है, किस में कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है, और यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, अर्न करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। देखो टोटल 7 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं, 7 बेनिफिट्स हमने देख लिए। अब अगला बेनिफिट देखेंगे प्यारे दोस्तों, वो है हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज बच्चों, कैसे, हम लोगों ने देखो इंपॉर्टेंस में भी देखा था कि लोग क्या होते हैं, जो यंग एस्पिरेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू करने की तरफ। वो देखते हैं ना कि इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लग रहा, अच्छा ये लेबर इंटेंसिव भी है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम भी कुछ कमा पाएंगे, तो चलो ये टाइप का बिजनेस जो है इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी एंटरप्रेन्योर रहेगा तो वो मतलब उसके दिमाग में यही होता है कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा तो पैसे कमाऊंगा, और वो भी उसके एट द सेम टाइम ये भी सोचता रहता है कि भाई मेरे पास जो पैसे हैं उसमें ही काम हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज देता है किसको, एंटरप्रेन्योर्स को, है ना, कि आप आओ, लिमिटेड कैपिटल है, बिजनेस शुरू करो, राइट। इसमें लेस कैपिटल चाहिए, लोअर इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा हाई फाई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, राइट। एंड मशीन्स एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वो भी यहाँ पे बहुत हाई कैटेगरी की नहीं होती हैं। देखो दिया है ना, मशीन्स एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी उसमें भी हमें कम ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो देयर फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी पूंजी ज़्यादा नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखो जिसने क्या करा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन जापान, जो कि क्या हो चुका था, देखो जापान जो कि पहला पूरा क्या हो चुका था, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट, तो जिसकी वजह से पूरा तहस नहस हो चुका था, ये वापस से अगेन ग्रो कर पाया, अच्छा बन पाया, ठीक है, विकास कर पाया, ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन जापान विच वॉज डिवेस्टेटेड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर became a major economic power because of many small entrepreneurs, ठीक है, many small entrepreneurs, जो छोटे छोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की वजह से जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने मतलब शुरू करा, क्या शुरू किया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, एंड देन अगेन वो जो नेशन है वो डेवलप हो पाया, ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ। तो ये जापान का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कंट्री में ऐसा नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है, अगर हम क्या करें, इसका इनिशिएटिव ले कि हमें क्या करना है, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें बिजनेस शुरू करना है। देखो बिजनेस शुरू करने से बहुत सारे फायदे होंगे कि एक तो आपको नौकरी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, आपको खुद आप अपना काम करोगे, और अपने साथ साथ आप बाकी लोगों को भी, और भी कुछ लोगों को क्या करोगे, रोजगार दोगे, है ना। तो ये अच्छी बात है ना। तो मतलब इससे क्या होगा, इससे हमारे देश का विकास होगा, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंसी। अब कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब क्या, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, तो स्मॉल स्केल यूनिट्स क्या करते हैं, देखिए, कैन अडॉप्ट माइक्रो प्रोडक्शन मेथड विच ऑफर बेटर क्वालिटी एंड मोर वैरायटी एट लोअर कॉस्ट। यानी कि बच्चों जो स्मॉल स्केल यूनिट्स होते हैं ये अडॉप्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोडक्शन मेथड को, यानी छोटे छोटे प्रोडक्शन के मेथड को, इनको बहुत बड़ा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से हम लोगों की क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, एंड वैरायटी, मतलब वैराइटीज भी मिल जाती हैं, अलग अलग टाइप के गुड्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल बिकॉज देयर एक्सपेंसेस आर लोअर, है ना, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, अगर आप लार्ज स्केल से कंपेयर करोगे तो इनके एक्सपेंसेस भी क्या है, कम है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो भी कम होगा। तो इसीलिए बच्चों कहा गया है यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे रिड्यूस माइग्रेशन। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था भाई कि अगर हम लोगों को गाँव में ही काम दे दे तो लोग बाहर क्यों जाएंगे शहरों में काम करने के लिए, है ना। तो माइग्रेशन को कम करने में मदद करता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो माइग्रेशन क्यों होता है, व्हेन पीपल जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, है ना, उनको काम नहीं मिलता तो बाहर जाते हैं, एंड दिस इज नोन एज माइग्रेशन, ठीक है। और देखो बच्चों माइग्रेशन की वजह से क्या हो सकता है, लैंड के ऊपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि सब लोग इसी एरिया में भाग भाग के आ रहे हैं, तो लोगों को बड़े बड़े घर नहीं मिल पाएंगे जैसे गांव में मिलते हैं, है ना। आज हम देखते भी हैं
स्लम्स वगैरह वही तो उसी के तो एग्जाम्पल है भाई, क्योंकि लोग ज्यादा है तो क्या करना होगा, इतनी सी जमीन में फिर लोगों को रहना पड़ेगा। ठीक है, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज के ऊपर भी क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि क्या करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को शुरू करें और लोगों को रोजगार देने का काम करें। ठीक है बच्चे, तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। कितने बेनिफिट्स हमने देखे, टोटल 10 बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं। चलो फटाफट से इनको हम रिवाइज करेंगे। लार्ज एम्प्लॉयमेंट, लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, नियरली 40%। ठीक है, ये जो होते हैं ना कुछ फिगर्स, देखो जो अभी एक्सप्लेनेशन है उसको आप थोड़ा इधर उधर करके लिखोगे, अपने हिसाब से लिखोगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट ये फिगर्स को एक्यूरेटली आपको याद कर लेना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, फिर बता दो आगे अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों एक और जो क्या था, एक मिनट, एक और एक पॉइंट यहाँ पे रह गया। लो जी, मुझे लगा था खत्म हो गया, आ जाओ देख लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ देख लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अगेन बच्चों इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में कुछ चेंजेस करने हैं तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है, बट ये क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं कि अच्छा ये टाइप का प्रोडक्ट बनाया, लोगों को पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इनका ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो ये मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, इनका ऑपरेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। दे कैन अडॉप्ट देमसेल्व्स टू चेंजिंग मार्केट रिक्वायरमेंट वेरी फास्ट, यानी मार्केट के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा तामझाम करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब फाइनली आपका एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है खत्म। बच्चों अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। चैलेंजेस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, स्टेप्स देखेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर तो खत्म हो ही जाएगा। तो चलो बच्चों, चैलेंजेस यानी क्या होता है, प्रॉब्लम्स, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है भैया, वो भी तो देख लेते हैं। तो इन इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, बहुत सारे डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उनके काम के ऊपर। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, चलिए ये सारे प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, है ना। देखो इनके फायदे भी हैं लेकिन भैया नुकसान भी हैं, नुकसान नहीं मतलब इनके कुछ क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स भी हैं। देख लो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहला, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ओल्ड माने पुराना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने का मेथड। तो जनरली क्या होता है प्यारे बच्चों की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रही होती हैं, यानी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई लेकिन अभी भी तुम उसी में अटके हुए हो, तो कुछ बात यहाँ पे ऐसी हो जाती है। ठीक है, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का ये लोग यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है देखिएगा, अब अगर ये ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके गुड्स जो हैं वो तेजी से नहीं बन पाएंगे, और क्या होगा, और क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनका जो कॉम्पिटिटर है भैया वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तुम अभी भी उधर ही अटके पड़े हो, तो वो तुमसे आगे जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। द यूज ऑफ लो ग्रेड टेक्निकल नो हाउ एंड स्किल्स इज रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी इन मेनी इंडस्ट्रीज। और क्या होता है भाई कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स को हम रख लेते हैं, अब वो उतने नॉलेजेबल तो है नहीं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला एक्सप्लेनेशन काफी इजी है, आप पढ़ लीजिएगा। इनएडिकेट फाइनेंस, बच्चों यहाँ पे फाइनेंस कैसा होता है, इनएडिकेट, अपर्याप्त, यानी पर्याप्त नहीं होता है। क्यों पर्याप्त नहीं होता है, सुनिए सुनिए ध्यान से। और देखो फाइनेंस क्या है बच्चों, बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस को, मतलब किसी भी काम को आप शुरू करने वाले हो तो फाइनेंस काफी जरूरी है। पैसा नहीं रहेगा तो रॉ मटेरियल किधर से लाओगे, लोग जो आपने रखे हुए काम करने के लिए उनको सैलरी कहाँ से दोगे, वेजेस कहाँ से दोगे। ठीक है, मशीन ये जो आपने यहाँ जगह का जो भाड़ा बढ़ रहे हो भैया, रेंट, वो कैसे भरोगे, तो बहुत जरूरी है फाइनेंस। फाइनेंस को हम एक तरीके से बोल सकते हैं भाई कि ये क्या है, ये समझो कि बैकबोन है इंडस्ट्रीज के लिए। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज कतई काम नहीं कर पाएंगे अपना। ठीक है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट फाइनेंस इज अ सीरियस प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल कैपिटल बेस इनका होता है ना। मेनी ऑफ द यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट, यानी ये लोग क्या करते हैं,
कैपिटल मार्केट से मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कैपिटल मार्केट से फंड्स को रेज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बैंक से लोन ले लिया या फिर किसी और जगह से क्या किया, पैसे ले लिए उधारी के तौर पे और बाद में इनको देना भी पड़ता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दीज यूनिट्स फ्रिक्वेंटली सफर फ्रॉम लैक ऑफ एडिकेट वर्किंग कैपिटल। तो देखो अगर पैसा नहीं रहेगा है ना, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी एंड दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक इनएडिकेट फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, राइट। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप बोलोगे अभी तो पीछे चीख चीख के बोल रहे थे कि ये लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, तो फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम कैसे दिखा दिया भाई, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। सुनो, रॉ मटेरियल का बच्चों प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो तो हम एडवांटेजेस देख रहे थे। तो जब एडवांटेजेस देखेंगे तो उसमें अच्छी अच्छी तो बातें बताएंगे, बुरी बातें थोड़ी ना बताएंगे, बुरी बातें तो हम बताते हैं डिसएडवांटेजेस में, ठीक है। तो अभी जो इसके नेगेटिव वाले साइड है वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, तो टेंशन मत लो। आ जाओ, देखो अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है भाई, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। क्यों, क्या करना होता है इनको कॉम्प्रोमाइज करना होता है, क्योंकि ये लोग लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जितना इनको माल चाहिए उतना ना मिले, और ये भी हो सकता है कि थोड़ी क्वालिटी के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, ओके। क्योंकि अगर इनको क्वालिटी भी चाहिए तो बाहर से मंगाना पड़ेगा भाई, बाहर से मंगाना पड़ेगा, इनका क्या होगा, कॉस्ट ही इतना बढ़ जाएगा, फिर कैसे सामान बनाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना ही अवेलेबल है, ठीक है कर लेंगे, अच्छा ये क्वालिटी है, ओके मैनेज हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होती है। ड्यू टू दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैव टू कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स और पे मोर। और ऐसा भी हो सकता है कि गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की इन लोगों को, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए तो इन लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते ही हैं प्यारे दोस्तों, कहाँ पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे लेबर प्रॉब्लम। अब लेबर का प्रॉब्लम कैसे होता है ना, फिर से सोचेंगे, पीछे चीख चीख के बोल रहे थे कि इंडिया इज अ लेबर सरप्लस कंट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर लोगों का यूज कर लेते हैं, है ना, अपने इंडस्ट्रीज में काम देते हैं। भाई ये सब कुछ तो होता है, ये सब कुछ होता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये सोचो रख रहे हैं किसको, अनस्किल्ड वर्कर्स को, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को, जिनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, राइट, तो क्या होगा, वो चीज़ों को खुद सोचो, कोई एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, एक ज़्यादा पढ़ा, मतलब ज़्यादा उसके पास कुछ स्किल्स नहीं है, तो कौन अच्छा काम करेगा, एजुकेटेड वाला, स्किल्ड वाला अच्छा काम करेगा, है ना। तो कुछ वही यहाँ पर भी होता है कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को भैया रख लेते हैं काम पे डेली वेजेस पे, कि तुम अपना काम करो, डेली का लेके जाओ वेजेस, कोई परेशानी नहीं है। तो इससे क्या होता है, लेबर प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, क्या होता है, छुट्टियां करने लगते हैं भाई, हायर एब्सेंटिज्म, है ना, क्योंकि ये लेबर वेजेस पर है कि रोज का रोज इनको पैसा मिल रहा है। तो एक दिन मन करा तो चले काम पे, दूसरे दिन मन करा तो घर पे ही रह गए, है ना भैया, मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक। मिल गया ना एक दिन का पैसा। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो तो आपको पता है 1 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे अच्छे से सब कुछ परफॉर्म करना है, काम करना है। बट इनका क्या है, डेली वेजेस पे है, जितना काम करा उतना पैसा मिलेगा। तो भाई ये लोग छुट्टी भी मार सकते हैं, इनकी मर्जी, है ना। पुअर जॉब कमिटमेंट, ठीक है, जॉब कमिटमेंट में बोलेंगे हाँ मैं आऊँगा, कल आऊँगा, फिर पता चला दूसरे दिन आए ही नहीं, ठीक है। तो वेजेस, और सुनिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होते हैं, वेजेस भी इनके लो ही होते हैं ना। क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल लिमिटेशन होती है, ज़्यादा फाइनेंस है नहीं, तो कहाँ से सारा पैसा अगर इनको वेजेस देने में ही चला जाएगा तो बाकी का क्या होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से लेबर के अंदर क्या आ जाता है, डिससेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि भाई ये लोग तो ज़्यादा पैसे दे नहीं रहे, तो मेरी मर्जी, मैं आज काम करता हूँ, दूसरे दिन नहीं करता हूँ, ठीक है। एंड इम्प्रॉपर शिफ्ट होते हैं, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, ठीक है। हमने जिसको काम पे रखा है, राइट, अब उसके दिमाग में यही चल रहा है, भाई आज तो मैं काम कर रहा हूँ, क्या पता ये लोग 2 दिन बाद या फिर 3 दिन बाद या फिर 1-2-3 महीने बाद मुझे यहाँ से निकाल दे। भाई अगर उसके दिमाग में वही चीज़ें चलती रहेंगी तो वो कैसे अपना काम परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा अच्छे से, है ना, फुल पोटेंशियल के साथ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं तो जाने वाला हूँ यहाँ से, है ना।
तो लेबर सिक्योरिटी की कमी की वजह से भी क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, राइट। और देखिए इसकी वजह से भी जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है, जिनके पास स्किल है, वो इसमें अप्लाई नहीं करते, आना नहीं चाहते, क्योंकि भैया उनको पता है एक तो यहाँ पे पैसे भी कम मिलेंगे और इसी के साथ ही कुछ जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं है कि आज हूँ कल नहीं, परसों हूँ उसके बाद नरसों नहीं, तो ऐसा ही होगा, इससे अच्छा मैं किसी दूसरी कंपनी में काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेबर का प्रॉब्लम आ जाता है भैया। मार्केटिंग प्रॉब्लम, बच्चों देखो मार्केटिंग मतलब क्या होता है, मार्केटिंग यानी क्या कि जैसे हमने कोई सामान बनाया, अब जो हम सामान बना रहे हैं वो लोगों को पता कैसे चलेगा, तो हमें उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना। हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया एकदम मस्त अच्छे तरीके से, अब लोगों तक वो कैसे पहुंचे, कैसे पता चलेगा, हम थोड़े ना अंतर्यामी है कि ये कंपनी ने ये वाला सामान निकाला है, ओ हमने सपने में देख लिया, चलो चलते खरीदने, ऐसे नहीं होगा, है ना। तो उनको क्या करवाना पड़ता है, टीवी में ऐड करवाना पड़ता है, या फिर होर्डिंग लगाते हैं, भाई देखो ये चीज होने वाली है, मतलब उसका क्या किया जाता है, एडवर्टीजमेंट बच्चों किया जाता है, ठीक है। उसकी पैकिंग अच्छे से करी जाएगी कि ताकि लोग क्या हो, हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये सब कुछ किस में आता है, मार्केटिंग में आ जाता है। अब इनके पास इतना फाइनेंस नहीं है भाई कि जो टीवी में ले जाकर के ऐड करवाएं, है ना, क्योंकि भाई उसमें पैसे लगते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, पैसे लगते हैं, फ्री में नहीं होता है। तो अब ये लोग क्या करें, तो इनके सामने प्रॉब्लम आई कि नहीं आई ना। तो अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब कैसे पता चलता है ग्राहक को उनके सामान के बारे में, तो एक आ जाता है मिडिलमैन। कौन आता है भाई, मिडिलमैन आता है, जिसको ये लोग सामान बेचते हैं, फिर वो जाता है ग्राहक को बताता है कि देखो ये नया प्रोडक्ट आया है और ये आप एक बार यूज करके देखो। मतलब इनके मार्केटिंग का तरीका कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है बच्चों। तो मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आपका मार्केटिंग सिस्टम बहुत मस्त है तो क्या होगा भाई, कस्टमर्स आपके तरफ, मतलब आपके प्रोडक्ट की तरफ आएंगे और आपके सामान को खरीदेंगे। इन मोस्ट केसेस क्या होता है कि मार्केटिंग जो है वो वीकर एरिया है, किन के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि भाई इसमें पैसे लगेंगे, पैसे लगाओगे तो भाई कैसे कैसे आप प्रोडक्शन पे पैसे लगाओगे या फिर प्रचार करने में पैसे लगाओगे, है ना। तो ये लोग मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, मिडिल मैन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो क्या करता है, जो इनको एक्सप्लॉइट करता है, चीट करता है इनसे, मतलब सामान तो लेगा कम में लेकिन ले जा करके बेच रहा है ज़्यादा पैसे में, और टाइम से पेमेंट भी नहीं हो पाता, ठीक है। फर्दर डायरेक्ट मार्केटिंग में नॉट बी फिजिबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस फॉर्म एज दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी इनके पास नहीं है, जैसे कि वो डायरेक्टली मार्केट से संपर्क में नहीं होते हैं, एंड इसकी वजह से बेचारे क्या होते हैं, चीटेड बाय द मिडिल मैन, ठीक है। तो ये बातें हो जाती हैं, तो ये मार्केटिंग प्रॉब्लम भी होता है। और क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट, बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से ट्रांसपोर्ट में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना। जो गुड्स रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेकर के आना, फिर फैक्ट्री से जो गुड्स बन करके तैयार हुआ उसको मार्केट तक लेकर के जाना, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चे। क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इट इज नेसेसरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू स्पेंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कमी की वजह से क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम मार्केट टू फैक्ट्री, मतलब मार्केट से फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करना और फिर फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक लेकर के जाना, कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है बच्चे, डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट ये भी हो गया क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बीमारी सिकनेस, है ना। तो बीमारी कैसे होगा भाई, कैसे हमारा इंडस्ट्री बीमार हो गया, बिजनेस बीमार हो गया, हाँ कुछ इसी तरीके। सिकनेस मतलब क्या होता है, वही तो होता है ना। तो बिजनेस कब बीमार होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है भाई, सुनो, मतलब वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, कब होता है, देखो इसका सीकनेस का कारण क्या है, पहले आप ये समझो कि प्रिवेलेंस ऑफ सीकनेस इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज बिकम अ पॉइंट ऑफ वॉरी टू बोथ द पॉलिसी मेकर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स। मतलब अगर हमारा बिजनेस है सिक, बीमार है, तो भाई बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है। चिंता का विषय किसके लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, एंड जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है भैया, उसको भी सोचना पड़ेगा कि इसको बीमारी से, जैसे हम बीमार होते तो कैसे हम दवाई खा करके ठीक होते, भाई इसको भी ठीक करना पड़ेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके कॉजेज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं भाई बीमारी के, बच्चों देखो इसमें इंटरनल रीजन भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन भी हो सकते हैं। इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा कि हमारे पास स्किल्ड और ट्रेन लेबर की कमी है, लैक ऑफ मैनेजरियल एंड मार्केटिंग स्किल्स, है ना, मैनेजर और मार्केटिंग स्किल्स की कमी, ठीक है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में क्या क्या आ सकता है कि पेमेंट
टाइम से नहीं हो रहा, डिले पेमेंट, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर वर्किंग कैपिटल का, फाइनेंस का क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेज आ गया, इनएडिकेट लोन हमारे पास उतना नहीं है जितना हम चाहते थे, ठीक है, डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स वो क्या हो रहा है, उसमें भी कमी आ रही है। तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है और इंटरनल प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन कारणों से क्या होता है, बिजनेस हो जाता है बच्चों सिक, यानी कि बीमार हो जाता है। तो सीकनेस हमें किसकी वजह से देखने के लिए मिलता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कौन कौन से इंटरनल होते हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मतलब अंदर वाले, एक्सटर्नल यानी क्या होता है, बाहर वाले, ठीक है, ऐसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सीकनेस भी हमने देख लिया। अब अगला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है, विच इज पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। बच्चे पावर का मतलब क्या, वही जो बिजली है ना उसकी बात चल रही है। हम कहते हैं ना बिजली को पावर ही बोलते हैं ना, पावर गया बोलते हैं, पावर गया ऐसे, ठीक है। तो हायर कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, पावर आप ले रहे हो उसका ज्यादा कॉस्ट है। लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग का मतलब क्या हुआ, जो लाइट बच्चों कटती रहती है ना, कि बैलेंस करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को, कि लाइट जो है 3-4 घंटे तक हमने काट दिया, या फिर दिन में काट दिया, रात को दे रहे हैं, रात को काट दिया, दिन में दे रहे हैं, तो दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो फ्रिक्वेंट पावर कट्स, बार बार पावर कट्स हो रहे हैं, आ रहे, लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एंड दिस ऑल्सो क्रिएट्स द प्रॉब्लम। इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, पावर की रेगुलर सप्लाई नहीं है, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज्यादा ऐसे। राइजिंग पावर चार्जेस बैडली अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, तो ये सब प्रोडक्टिविटी को बहुत ही बुरी तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है भाई, देख लीजिए। फिर बच्चे यहाँ पर अगला आता है क्या आता है, ग्लोबल कंपटीशन। ग्लोबल कंपटीशन कैसे, क्योंकि देखो अभी पहले हमारे इंडिया में मतलब बच्चों ये नहीं था, एलपीजी रिफॉर्म जब से आया है ना, तो क्या हो रहा है कि अभी हमें क्या करना पड़ता है, हमें ग्लोबली, मतलब हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना, बस हमारे देश के नहीं है भाई, पूरे देश के हैं, मतलब हमें उनके सामने टिकना है, ये आप समझ लो। क्योंकि देखो ये एलपीजी में क्या हुआ था, ये 3 चीजें आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और प्यारे बच्चों ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जिसको कहा जाता है। और ये आया था भाई 1991 में, और इसके पीछे की कहानी है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो यहाँ पे डिटेल में तो हमें पढ़ना नहीं है, तो ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स स्टेटेड अबव, स्मॉल बिजनेसेस आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि देखो ऊपर जो दिए गए वो प्रॉब्लम्स तो भैया इनको फेस करना ही पड़ता है, लेकिन और भी प्रॉब्लम जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, उनको भी फेस करना पड़ता है। बच्चों लिबरलाइजेशन यानी क्या होता है कि लाइसेंस राज जो पहले होता था, यानी पहले अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था तो भाई बहुत सारे उसको रजिस्ट्रेशन करवाने, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, काफ़ी झमेला होता था, तो इसलिए कोई बिजनेस करने के लिए रेडी होता नहीं था। तो इसीलिए इसको लाया गया कि लाइसेंस राज को समाप्त करो, ठीक है, कुछ ही चीज़ों के ऊपर लाइसेंस रखो, वरना बाकी अगर कोई ऐसा सिंपल सा बिजनेस है तो उसको व्यक्ति कर सकता है। दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या, जो कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज करो, मतलब प्राइवेट पर्सन के हाथ में देना। पहले जो सरकार चलाती थी, अब उन्हीं कंपनीज को प्राइवेट पर्सन चला रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग कंट्रीज के साथ बच्चों ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, यानी उनके साथ हम लेन देन कर सकते हैं। वो अगर चाहे तो हमारे इंडिया में, मतलब हमारे देश में आकर के बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कोई सामान यहाँ पे भेजना है तो वो भेज सकते हैं, हम अपना सामान बाहर देश में भेजना चाहते हैं तो वो हम भेज सकते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो, इतनी सारी पॉलिसीज की वजह से इनको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे देश का सामान हमारे देश में आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उसी को खरीदेंगे। हमारे कंट्री में जो सामान बन रहा है भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, उसको कोई खरीद ही नहीं रहा, तो क्या होगा, अब ये सारी भी प्रॉब्लम्स आ गई इनके सामने, तो भाई बहुत प्रॉब्लम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में तो काफ़ी मेहनत लगती है अपने आप को आगे बढ़ाने में और वहाँ पे स्टैंड करने में। हम कैसे भी करके हमने अपने आप को आगे तो बढ़ा लिया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब हम यहीं पे टिके रहें, ठीक है। और मार्केट में टिकने के लिए क्या करना होता है, रेगुलरली जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा उस तरीके से हमें अपने आप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंजेस नहीं लाएंगे, कहते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन नहीं करोगे भैया तुम पीछे रह जाओगे, दूसरा वाला आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट आंसर हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 का। हम लोगों ने
पिछले सारे आंसर्स को कवर कर लिया है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं स्टेप्स इन सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल स्केल बिजनेस। यानी स्मॉल स्केल बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, इन फ्यूचर में भी अगर आप शुरू करना चाहो, तो भाई कौन कौन से स्टेप्स का हमको ध्यान रखना चाहिए वो हम पढ़ते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्मॉल स्केल बिजनेस प्रोवाइड्स मोर इंडिपेंडेंस। चलो यहाँ से डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फर्स्ट स्टेप वुड बी डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया। पहले डिसाइड तो कर लो कि आप किस टाइप का बिजनेस करने वाले हो, पार्टनरशिप फॉर्म शुरू करने वाले हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न करने वाले हो, मतलब आपका एम क्या है, आप कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, पहले वो डिसाइड करो। बिजनेस एरिया, किस बिजनेस में जाना है, कैसे जाना है ना, ये सब कुछ। तो वन नीड टू प्रिपेयर द डिस्क्रिप्शन फॉर द स्मॉल स्केल बिजनेस वन वांट टू सेटअप, है ना, पहले डिस्क्रिप्शन पूरा बनाओ, राइट। इट इज नेसेसरी टू डिसाइड वेदर वन विशेस टू सेटअप अ कॉरपोरेशन, उसको कोई कॉरपोरेशन शुरू करना है, अपना खुद का बिजनेस प्रोप्रिएटरशिप शुरू करना है, पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, पहले ये सारी चीजें डिसाइड कर लो, ठीक है। द पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैज टू एनालाइज हिज स्ट्रेंथ वीकनेस, यानी तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, भाई तुम्हारी कमजोरी क्या क्या है। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, वीकनेस हम कौन से एरियाज में वीक है, हम क्या नहीं कर सकते, पहले उसको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। बच्चों अभी तक तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ, आगे चल करके बच्चों आप पढ़ोगे स्वॉट के बारे में, स्वॉट एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एस फॉर होता है भाई स्ट्रेंथ, बच्चे एस फॉर होता है स्ट्रेंथ, और वीक फॉर होता है वी नहीं सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर होता है वीकनेस, ओ फॉर होता है भाई अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, एंड टी फॉर होता है थ्रेट्स। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है बिजनेस में, ये आप पढ़ोगे आगे, आगे आप पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले हमें पता तो होना चाहिए भाई कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हम कौन से एरिया में कमजोर हैं, अगर हमने बिजनेस शुरू करा तो हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आगे चल करके हमें किससे किससे खतरा हो सकता है, ये सब कुछ पहले अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस, अपनी कमियों को देखना है, आपके स्ट्रेंथ को देखना है, और तब जाके आपको अपने बिजनेस को मतलब डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो। इस एनालिसिस से होगा क्या, तो ये हेल्प करेगा ना, किसमें हेल्प करेगा कि व्हाट टाइप एंड साइज ऑफ बिजनेस वुड बी द मोस्ट सुटेबल, यानी हमारे अकॉर्डिंग कौन सा बिजनेस सुटेबल रहेगा, ठीक है, ये सब कुछ, और हमारे बिजनेस का साइज क्या रहेगा। क्लियर हुआ। तो डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारे सामने, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट में ये दोनों चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को, कि हमने बिजनेस शुरू कर दिया तो भाई हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, लोगों की क्या डिमांड है, अगर हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, किससे किससे हमको खतरा है, भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा नजर घुमा करके हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो बिफोर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज अप एन इंडस्ट्री, इट इज ऑलवेज एसेंशियल टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द प्रिवेलिंग बिजनेस एनवायरनमेंट इन विच दे ऑपरेट, particularly the industrial policy, economic policy, licensing policy, legal environment and technological environment. The environment impact a lot in setting up a proper industry. यानी कि बच्चों क्या करना चाहिए, देखिए हमें कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या है ना, क्या क्या पॉलिसीज बनी हुई है उनको भी एक बार गो थ्रू करो। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है ना, जीएसटी वगैरह के बारे में जानो, राइट। लाइसेंसिंग, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है ना, हमारे मतलब जो दूसरे लोग हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, ये सबको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चे। क्लियर। चलो नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने डिसाइड कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया कि टेक्नोलॉजिकल, लीगल एनवायरनमेंट कैसा, ये सब कुछ आपने कर लिया। अब आ जाओ भैया सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करो कि आपको कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो वन नीड्स टू डिसाइड द प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चर और द सर्विस टू ऑफर, यानी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो कौन से टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाले हो, कैसा बनाने वाले हो, और अगर सर्विस दे रहे हो तो किस टाइप का सर्विस दोगे, है ना। तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, जब भी आप प्रोडक्ट और सर्विस को चूज कर रहे होंगे, है ना, विच वन वांट टू ऑफर,
वन मस्ट कंडक्ट अ गुड मार्केट रिसर्च एंड लर्न अबाउट द प्रिवेलिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। यानी आपको क्या करना चाहिए, आप डिसाइड तो कर रहे हो कि मुझे ये टाइप का प्रोडक्ट बनाना है या फिर ये वाले सर्विस प्रोवाइड करना है, तो आपको ये भी तो एट द सेम टाइम जो कॉम्पिटिटर है भैया उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, किसका ट्रेंड बना हुआ है ना। तो ये सब चीजों के बारे में भी रिसर्च करनी बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ही नींद से उठे बिजनेस शुरू कर दिया, पता चलेगा आप डूब गए, यानी बिजनेस आगे बढ़ा ही नहीं, जितना हमने इन्वेस्ट करा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है इन सारी चीजों का। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए ना। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे और बात करेंगे हमारे अगले स्टेप की। अब हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ तो हमने कर लिया, अब क्या करोगे, सिलेक्शन ऑफ प्लेस। भैया प्लेस भी डिसाइड करो, है ना, ऐसे थोड़े ना है, मजाक थोड़ी ना है, प्लेस डिसाइड करो। देखो इधर 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 देखो, यहाँ पर वन नीड्स टू चूज अ लोकेशन, लोकेशन चूज करो, स्मॉल स्केल बिजनेस जहाँ पे भी आप सेटअप करने वाले हो, है ना। और जब भी लोकेशन क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, तो कौन कौन से फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना है कि वो मार्केट से भाई नजदीक होना चाहिए। मार्केट से नजदीक होगा तो फायदा क्या है कि हमारा गुड्स बनकर के तैयार होगा, तो कम खर्चे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामान को मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। या फिर रॉ मटेरियल लाना हुआ तो हम अपने फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल ला सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, वही रॉ मटेरियल के सोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल रहेंगे वहां पे आपको इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए, है ना। आप सोचिए, हमने यहाँ पर ये एकदम वीराने से जंगल में जाकर के इंडस्ट्री शुरू कर दी, अब रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है कोसों दूर, तो आने जाने का ही बच्चों खर्चा इतना हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, कहाँ से आप फायदा कमा पाओगे। तो जरूरत क्या है कि आप बिजनेस वहां पे शुरू करो जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, लेबर भी मिलने चाहिए। अब उस घने जंगल में लेबर कहाँ से लाओगे, और कौन लेबर आना चाहेगा उस जंगल में, है ना। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और भी थिंग्स को हमें क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। लोकेशन डिटरमाइंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ द इंडस्ट्रीज। बच्चों लोकेशन डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस सक्सेस में जाएगा या फिर फेलियर में जाएगा, आप आगे बढ़ोगे कि पीछे जाओगे। क्लियर, हाँ चलो नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये आपने कर लिया तो भाई टेक्नोलॉजी को भी सिलेक्ट कर लो, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, समझना है। तो टू मैन्युफैक्चर एनी आइटम टेक्नोलॉजी इज यूज, मतलब कोई भी आइटम हमें प्रोड्यूस करना है तो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है ना। तो एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, क्या सुटेबल रहेगा, क्या अच्छा रहेगा। इट विल बी ऑल्सो यूजफुल टू डिटरमाइन द नीड ऑफ मनी, मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका अगला स्टेप है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ जाता है बिजनेस प्रपोजल। अब आपने इतना सब कुछ तो कर लिया है ना, आपने क्या करा, देखो डिसीजन कर लिया कौन से टाइप का बिजनेस हम करने वाले हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया, प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, प्लेस भी सिलेक्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी का भी सिलेक्शन कर लिया कि इस टेक्नोलॉजी को हम फॉलो करने वाले हैं। अब बच्चों बिजनेस प्रपोजल, यानी अब जो इतना सारा आपने किया उसको एक बार एनालाइज तो करो कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल का मीन्स इसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट को देखो अच्छे से क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इट इज अ टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ स्कीम और प्रोजेक्ट वाइल प्रिपेयरिंग टू सेट अप एन एंटरप्राइज। ठीक है, the entrepreneur has to appraise the project carefully from the economic, financial, technical, market, social and managerial point of view। यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए एंड देन आगे जाकर के डिसीजन लो। ठीक है, तो ये अगला स्टेप होता है। फिर उसके बाद भाई क्या चाहिए, पैसा के बिना कुछ नहीं होएगा, कछु नहीं होएगा पैसे के बिना। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंस का क्या करो भाई, मैनेजमेंट करो। फाइनेंस क्या है, कहा था ना मैंने, लाइफ ब्लड है। लाइफ ब्लड जैसे हमारी बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहा तो हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तब इंसान भैया इंसान नहीं कुछ और ही बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंस क्या है, लाइफ ब्लड है एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बिग स्टेप क्या होना चाहिए, टू अरेंज फाइनेंस। फाइनेंस आप कहाँ से अरेंज कर सकते हो, आपके पास कितना पैसा है, आपको कहाँ से लोन लेना है, ये सब कुछ। कोई भी बिजनेस भैया जीरो कैपिटल से तो कतई शुरू नहीं होगा, पैसा तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो इफ वन डजंट हैव इनफ फाइनेंस तो फिर क्या होगा, तो बेस्ट वे इज टू बोरो फ्रॉम आउटसाइड। यानी अगर आपके पास इनफ फाइनेंस नहीं है तो फिर बाहर से ले लो, बैंकिंग वगैरह से लोन ले लो और क्या कर सकते हो। तो ये आपका अगला स्टेप होना चाहिए। देन क्या करना है, चलो ये फाइनेंस का भी आपने पूरा इंतजाम कर लिया है ना। अब क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन।
भाई आपने सब कुछ तो बना लिया लेकिन रजिस्ट्रेशन तो करवा लो। तो भाई क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने यूनिट को, है ना, मतलब जो भी बिजनेस आप करने वाले। तो इट इज ऑलवेज वर्थ वाइल टू गेट द यूनिट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, है ना। द एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्टेन द प्रिस्क्राइब्ड जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर से आपको लेना पड़ेगा, फिर उसको अच्छे से फिल करके आफ्टर हैविंग ड्यूली फिल्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म ही हैज टू सबमिट द एप्लीकेशन विथ जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे भैया वो हमें क्या करना है, लोकल DIC यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में ले जा करके दे देना है, और फिर उसके बाद हमारा जो बिजनेस है वो रजिस्टर हो जाएगा। क्लियर, चलो आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, बहुत अच्छे, बहुत तेजी में चल रहे हो, इतना सारा काम करवा लिया, वाह वाह, अब लगता है बिजनेस शुरू हो ही जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब ये सब तो बस प्लानिंग चल रही थी, अभी तक क्या था, सब कागज पे था। अब एक्चुअल में रिसोर्सेज लेकर के आओ, लेबर लेकर के आओ, टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, और जहाँ पे भी आप काम करने वाले हो वो घर खरीदो, है ना। तो ये सब कुछ तो देखिएगा, प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या करना है भाई, प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं, फिजिकल रिसोर्सेज लेकर के। आप फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा भाई, तो दिस इंक्लूड्स एलोकेटिंग स्पेस फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस एंड चूजिंग प्रोडक्शन मेथड्स। प्रोडक्शन मेथड्स कौन सा होगा और कहाँ पे हम करने वाले हैं, कौन से स्पेस में, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। वन इज रिक्वायर्ड टू परचेज मशीनरी एंड हायर एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा, मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी, तो ये आप करोगे, ठीक है। फिर अरेंजमेंट ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, भाई पावर लेकर के आओ, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट करो। तो द साइट वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड शुड आइदर हैव एडिकेट पावर कनेक्शन, है ना, वहाँ पे पावर कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, राइट। और अगर नहीं है तो भाई अरेंज करो जहाँ जैसे, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक दिन करोगे दूसरे दिन आराम करोगे, तो ऐसे में तो बिजनेस हो गया, रोज लगातार काम करना पड़ेगा। तो द एंटरप्रेन्योर कैन कैलकुलेट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन द नियरेस्ट पोल फ्रॉम विच पावर विल बी अवेलेबल फॉर अ बिजनेस एज इट कैन materially affect the installation of cost। बच्चों यहाँ पे क्या दिया है वही कि द एंटरप्रेन्योर कैन कैलकुलेट द टोटल पावर रिक्वायरमेंट, जो भी पावर की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब नियरेस्ट जो पोल है, ठीक है, वहां से आप क्या कर सकते हो, लाइट मतलब आपके आसपास में ही होना चाहिए। कुल मिला के आप समझ लो कि लाइट की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट की सुविधा नहीं रहेगी आप कैसे काम करोगे। वैसे ही वाटर सप्लाई का भी देख लो, है ना। नेक्स्ट है भाई स्टाफिंग, स्टाफ रहेगा तभी तो काम करेगा, कोई इंसान ही नहीं है, आपने सारा सामान जुटा लिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, मशीन्स लेकर के आ गए, स्पेस भी आपके पास है, लेकिन स्टाफ ही नहीं है काम करने के लिए, तो ऐसे कैसे चलेगा, स्टाफ तो लेकर के आओ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब मशीनरी इंस्टॉल हो गया द नीड फॉर मैन पावर अराइजेज, अब मैन पावर चाहिए, सो द क्वांटम एंड टाइप ऑफ मैन पावर आर टू बी डिसाइडेड, ठीक है, डिसाइड करना पड़ेगा कितने मैन पावर चाहिए, किस टाइप के मैन पावर चाहिए, ठीक है, स्किल वाला चाहिए कि अनस्किल वाला चाहिए, ये सब भी इनको देखना पड़ेगा। द सोर्सेज ऑफ गेटिंग डिजायर्ड लेबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉलोज द रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, यानी कैसे हम लोग लेबर को हायर करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, मतलब उनको हायर करते हैं, रिक्रूट, ठीक है, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर उनको काम देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो स्टाफिंग भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करो, पावर और वाटर सप्लाई लेकर के आओ, स्टाफ लेकर के आओ काम करने के लिए, क्योंकि आपने मशीनरी इंस्टॉल कर दी, उस पर काम करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा, आप लेबर लेकर के आओ, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला लेबर चाहिए, ऐसा वैसा नहीं चाहिए कि कोई भी उठा के लेके आ गए, अब उसको मशीन ऑपरेट करने ही नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं काम हो पाएगा। तो लेबर की क्वालिटी को भी देखना है, टाइप ऑफ लेबर भी हमें क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारे सामने आ जाता है विच इज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी अब क्या करना है, गुड्स को प्रोड्यूस करना है। चलो प्रोडक्शन तो शुरू हो गया, आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा, उसके लिए मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, तो मार्केटिंग अब करो, ठीक है। तो प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट स्टेप, प्रोडक्शन करो। Once a small scale business is started, marketing is the most important activity as far as the entrepreneurial development is concerned, ठीक है। marketing and business advertising form next step of setting small scale business, यानी कि ये अगला स्टेप है, ठीक है।
तो ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज एंड वेरियस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन गेन एक्सपोजर फॉर बिजनेस। यानी बिजनेस का आप एडवर्टीजमेंट करवाना है तो आप अलग अलग क्या कर सकते हो, जो भी ये ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं उनके थ्रू कर सकते हो, या फिर और भी होर्डिंग्स लगा सकते हो। बहुत सारे मार्केटिंग करने के तो बहुत सारे वेज हैं, तो आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये देखो लास्ट में ये आ जाता है भाई रिव्यू और फीडबैक फॉर फ्यूचर चेंजेस। यानी आपने सामान तो बेच दिया, मस्त सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई रिव्यू भी तो लेना पड़ेगा, फीडबैक कि लोगों को हमारा सामान पसंद आ रहा है कि नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो हमारे साथ शेयर करें। जैसे हम देखते हैं ना कि अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो आप देखिएगा उसको पीछे घुमा के देखना, सब कुछ लिखा रहता है उस प्रोडक्ट के बारे में, एज वेल एज उनका एक नंबर भी रहता है कुछ, कि अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको पूछना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ऐसे होता है। ठीक है, तो वो फीडबैक लेना भी बहुत जरूरी है। तो पीरियोडिकल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन नॉट ओनली, ये देखो माइक कहाँ गया, इधर देख लेते हैं, इधर मैं लगा लेती हूँ, कहा थे नॉट ओनली ऑफ मार्केट बट ऑल्सो प्रोडक्शन क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प इन नोइंग वेयर द फॉर्म स्टैंड्स इन कंपेरिजन टू परफॉर्मेंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस प्लान। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द डायरेक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, यानी फीडबैक से होगा क्या, हम लोगों के रिव्यू ले रहे हैं, है ना, अपने प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, तो इससे क्या होगा, तो हमें पता तो चलेगा कि फ्यूचर में हमें कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, है ना, कौन से मतलब कौन कौन सी और हम एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो, तो वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। ठीक है, फीडबैक की वजह से, तो फीडबैक काफी जरूरी है। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो यहाँ से देखो इट कैन बी कंक्लूडेड, हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सेटिंग अप स्मॉल स्केल बिजनेस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। शुरू करना चाहते हो तो भाई शुरू करो। ठीक है, क्या करना है, बस आपको स्टेप्स को फॉलो करते जाना है लाइन बाय लाइन, और क्या कर सकते हो, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। द स्टेप्स टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस आर सिंपल एंड इजी देन द लार्ज स्केल। लार्ज स्केल के जैसा जो डिफिकल्ट होता है उनको फॉर्म करना, राइट, लेकिन इनको ईजी होता है फॉर्म करना, जैसे कि हमने इसके स्टेप में देखा भी। सो इफ वन वांट्स टू सेट अप बिजनेस, है ना, तो क्या करना चाहिए, वन कैन श्योरली गो फॉर इट। शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर दो। इट इज प्रॉफिटेबल भी होगा, इजियर भी है, और इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, मतलब हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ होता है इसकी वजह से। तो आप डेफिनेटली इफ यू वांट देन यू शुड, आपको करना चाहिए। ठीक है, तो हमने सारे आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ईच एंड एवरी टॉपिक को बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे कवर कर लिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ईच एंड एवरी टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, समरी ऑफ दिस चैप्टर। आर यू रेडी, है ना, देखो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब मैं आपको समरी पढ़ाऊंगी एंड देन हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश्ड। रेडी, ठीक है, चलिए। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात करी थी भाई, हमने ये बात करी थी स्मॉल बिजनेस प्लेज वाइटल रोल इन रूरल इंडिया बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना बच्चों, ये क्या करता है, ये लोगों को रोजगार देने का काम करता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉब्लम ऑफ रूरल इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड विच आर मोस्टली सॉल्व बाय स्मॉल बिजनेसेस, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं प्यारे बच्चों, है ना, वो स्मॉल बिजनेसेस के द्वारा सॉल्व हो जाती है, तो वो बातें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री इज हाईली क्या होता है, लेबर इंटेंसिव होता है ना, तो इसीलिए तो यहाँ पे लेबर लोग काम, मतलब लेबर लोग को ये क्या कर देता है, काम दे देता है, और इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, बट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ऑन लार्ज स्केल। यानी देखो इसमें कैपिटल लेस लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोगों को ज़्यादातर करके क्या करता है, रोजगार देता है, और एक्सपोर्ट में भी अपना योगदान देता है, तो अच्छी बात है ना। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। चलिए बिजनेसेस कहाँ, ये वाला मैं आपको बताती हूँ, बिजनेसेस क्लासिफाइड, अरे प्रभु ये कहाँ गया, रुको, इसको लगता है यहाँ से गायब कर दिया क्या, ये यहाँ पर था ना, ये इधर किधर से आ गया, यहाँ पर बिजनेस इज क्लासिफाइड, उनको क्लासिफाइड किया गया टू कैटेगरीज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है बच्चे, इसमें देख लेते हैं, जो कि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लो। ये वो जो एक्ट था प्यारे बच्चों 2006 वाला, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइक्रो कब कहलाएगा, जब इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, डज नॉट एग्जिस्ट
25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको माइक्रो बोलेंगे। स्मॉल के लिए 25 लाख से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। सर्विस में क्या होगा, 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम। और मीडियम के लिए क्या होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम, और यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने देखे थे। पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज, दूसरा रीजनल बैलेंस, है ना, रीजन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करते हैं, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, माइग्रेशन रिड्यूस होता है इनकी वजह से, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भाई क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंस पे ध्यान रखिएगा बच्चों। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अब इनके कुछ फायदे भी हैं, फायदे हैं ना, क्या एम्प्लॉयमेंट देते हैं लार्ज स्केल पे, लेस कैपिटल की जरूरत होती है इसमें, डोमेस्टिक रिसोर्सेज का यूज करते हैं, इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट, इनकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट इंक्रीज होता है, कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट लगभग कितना 40%, कहा था ना मैंने, फिगर ध्यान रखना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे इक्वली होता है। ठीक है, लार्ज स्केल में ऐसा नहीं होता। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भाई उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू कर दो। कॉस्ट एफिशिएंसी होता है जिसकी वजह से लो कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स कैसा होता है, कंपेरेटिवली लो होता है, रिड्यूस माइग्रेशन, राइट, एंड नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन। तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अगला बच्चों हमने क्या देखा था, चैलेंजेस बिफोर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए ओल्ड मेथड ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन का यूज करते हैं, तो भाई ये इनके लिए प्रॉब्लम है। फाइनेंस कैसा होता है, इनएडिकेट होता है, रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, खाली बस प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम, सिकनेस, बीमार हो गया, किसकी वजह से हो सकता है, इसमें हमने देखा था ना, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिकनेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाएगा, वो हमने डिटेल में स्टडी किया था। पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई, ग्लोबल कॉम्पिटिशन। ठीक है, फिर बच्चों स्टेप्स यहाँ पे हमने देखे थे, क्या करना है, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द बिजनेस एरिया, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो कि चल क्या रहा है हमारे मार्केट में, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करो, प्लेस डिसाइड करो कि विच प्लेस इज सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, वेदर द रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल और नॉट, वाटर सप्लाई इज देयर और नॉट, ये सब कुछ आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, कंसाइजली। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, सेलेक्ट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिजनेस का प्रपोजल, बिजनेस अब जो आपने पूरा प्लान बनाया उसको एक बार एनालाइज तो करो। ठीक है, फिर फाइनेंस को मैनेज करो, वाई, बिकॉज फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड, है ना बच्चे, हमने पढ़ा था ना, फाइनेंस क्या होता है, लाइफ ब्लड की तरह काम करता है। रजिस्ट्रेशन करवा लो, DIC में जाके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेके आओ, अच्छे से फिल करके जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो ले जा करके सबमिट करो और रजिस्ट्रेशन करवाओ। फिर एक्चुअल में अरेंज करो रिसोर्सेज को, तो फिजिकल रिसोर्सेज, पावर एंड वाटर सप्लाई, स्टाफ लेकर के आओ काम करने के लिए, वरना फिर काम कैसे होगा, खाली बस ऐसे मशीन लगाने से काम नहीं चलेगा, लोग भी लेकर आने पड़ेंगे। अगला है प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, और प्रोडक्ट प्रोडक्शन करो, फिर मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट का, लास्ट में क्या करना है भाई, फीडबैक भी लेना है लोगों का, रिव्यू एंड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ, तो यहाँ पर हमने इसकी समरी भी देख ली। अब हम चलते हैं फाइनली हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप जरूर कर पाएंगे। तो चलो शुरू करें। क्या करना है हमें, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। द प्रॉब्लम ऑफ डैश हैज बीन बिकमिंग मोर सीरियस इन इंडिया, बच्चों इंडिया में विच प्रॉब्लम इज मोर सीरियस, बताइए मुझे, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, या फिर पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन तो एक मेजर मुद्दा है ही, है ना, पॉल्यूशन तो है, बट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमें क्या सेलेक्ट करना है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द क्या है, मतलब सीरियस हो रहा है हमारे इंडिया में, पॉल्यूशन भी सीरियस हो रहा है, पॉल्यूशन तो बढ़ ही रहा है वो हम जानते ही हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया इज डैश एविडेंट कंट्री, बच्चों इंडिया क्या है, लेबर सरप्लस कंट्री, हमने पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, लेबर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश कॉस्ट ऑफ पावर एक्विजिशन, फ्रीक्वेंट पावर कट्स, इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, हाई कॉस्ट ऑफ पावर, लोअर आएगा, एवरेज आएगा, तो हमने जस्ट पढ़ा था ना बच्चे, यहाँ पे हाई आ जाएगा। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था। नेक्स्ट है इसमें
कि बिफोर सेटिंग अप बिजनेस इट इज एसेंशियल टू स्टडी प्रिवेलिंग डैश एनवायरमेंट, यानी कौन सा एनवायरमेंट हमको स्टडी करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। क्या हमें पॉलिटिकल एनवायरमेंट को स्टडी करना चाहिए या फिर नेचुरल एनवायरमेंट को या फिर बिजनेस एनवायरमेंट को? तो भाई बिजनेस एनवायरमेंट में सब कुछ आ जाएगा, तो बिजनेस एनवायरमेंट इज यहाँ पे आएगा, ठीक है। डोंट वरी, इसका आंसर मैं देख लूंगी। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल बिजनेस आर, क्या होता है स्मॉल स्केल बिजनेस, क्या होता है? क्या ये मनी ओरिएंटेड होता है, पावर ओरिएंटेड होता है, या फिर लेबर इंटेंसिव होता है? बच्चे ये लेबर इंटेंसिव होता है, यहाँ पे लेबर आएगा, ठीक है, लेबर। चलो अब आंसर चेक करेंगे हमने राइट किया है कि नहीं। कहाँ पर? ये चैप्टर है ना, देखो पहले में आएगा बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे में लेबर आएगा, तीसरे में हाई आ जाएगा। सब सही करा है, देखो देखो देखो। फिर फोर्थ में आ जाएगा बिजनेस, फिफ्थ में आएगा लेबर, बिजनेस एंड लेबर, ठीक है, क्लियर। इसको काटते जाते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकरिंग obscure idea in mind of entrepreneur is dash stage of establishing business, यानी बिजनेस का आइडिया आना है ना। तो ये क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, या फिर थर्ड स्टेप है? बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आया कि हमें क्या करना है हमें बिजनेस करना है। तो बच्चे क्या ये थर्ड स्टेप होगा, सेकेंड होगा? नहीं, पहला स्टेप होगा, है ना। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आपको लगेगा ये तो आउट ऑफ पूछ दिया, ये तो हमने पूरे चैप्टर में किधर भी नहीं पढ़ा था, लेकिन कॉमन सी बात है, सोचो पहला स्टेप भी तो होगा। दिमाग में आ रहा है एंटरप्रेन्योर के कि मेरे को बिजनेस शुरू करना है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटेड नियरली, कितना बताओ एक्सपोर्ट में ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था 40 60 20, कितनी 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 एनआर? 40% एनआर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 40%। इज इट राइट? लेट्स चेक। सही है, सही है, ठीक है। देखो यहाँ से वेरीफाई करके भी बता रही हूँ ताकि कहीं गलत ना हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ये लो भैया मिलान करो, चलो मिलाते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। चलिए किससे? इससे मिलाएं, चलो इसी से मिलाते हैं। माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस, रजिस्ट्रेशन 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 किधर किधर जाना, देखते हैं। लेबर, बाईसाइकिल, चलो चलो समझते हैं कहाँ कहाँ पर जाएगा। बच्चे मेरे को एक चीज तो मिल गया, देखो क्या मिला, ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस। तो ट्रेडिशनल को, एक मिनट, ट्रेडिशनल वाला है ना, हाँ, तो ये जाएगा प्यारे दोस्तों हैंडलूम में। याद है मीनिंग में हमने देखा था, मैंने कहा था ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल बिजनेस हैंडलूम में चला जाएगा। ओके, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बच्चों वो जो चार्ट हमने देखा था, टेबल टेबल, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एकदम छोटू वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें हमने देखा था ना कि वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब किधर है वो ऑप्शन ढूंढो, डज नॉट एक्सिस्ट 25 लाख, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कुठे करा, मतलब किधर कराने का? डीआईसी बोला था ना, आ जाओ डीआईसी। लेबर 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 क्या है भाई? लेबर क्या है? एंड बाईसाइकिल क्या है? बाईसाइकिल, अच्छा लेबर अनस्किल, लेबर ये अनस्किल में चला जाएगा, ठीक है। बाईसाइकिल कहाँ पे जाएगा भाई? बाईसाइकिल अभी सोचो सोचो किधर जाएगा? ये जा सकता है हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट एफिशिएंसी, मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस, मार्केटिंग प्रॉब्लम, अनस्किल। एक मिनट, बाईसाइकिल है ना, 40% ऑफ इट डज नॉट एग्जिस्ट 1 लाख। ये तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई कि इसको हम किससे मिलाएं। आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ में आए ना, इधर जाके देख लेने का, इधर आंसर दिया है देखो। पहले का थर्ड आएगा, फर्स्ट का थर्ड, सही है। सेकेंड वाले का आ जाएगा फर्स्ट, तो सेकेंड वाले को हमने फर्स्ट में मिला दिया है, ठीक है। थर्ड वाले को बच्चों 6 में मिलाना चाहिए, थर्ड वाले को रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। एंड लेबर को हमें मिलाना है किसमें? फोर्थ वाले को 2 में मिलाना है, तो फोर्थ वाले को हम 2 में लेकर के गए हैं। और ये फिफ्थ वाले को किधर मिलाना चाहिए? 8वां, 5वें का 8वां होगा, 8वां यानी कि मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस। अच्छा हाँ हाँ, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया बच्चे? बाईसाइकिल वाला हमने देखा था ना, बाईसाइकिल पार्ट्स, वो मॉडर्न स्मॉल स्केल बिजनेस में आएगा। मैं ना एक बार आपको दिखाई देती हूँ, वरना आप सोचो कि किसकी बात कर रहे हो भाई, किसकी बात कर रही हूँ। देखो ये जो हमने देखा था ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न, तो ट्रेडिशनल में आएगा ना, ये क्या आएगा? ट्रेडिशनल में तो क्या आया था? हैंडलूम, है ना। और मॉडर्न में क्या आ जाएगा? बाईसाइकिल पार्ट्स, ठीक है, बाईसाइकिल पार्ट्स, बराबर। चलो तो ये हो गया। आ जाओ, कहाँ पर थे हम? इधर पे थे। अब यहाँ पर है
गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म, यानी कि हमको वन वर्ड देना है, वन वर्ड बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा पेन ले लेंगे वाला। अ सेक्टर विच इज बैकबोन ऑफ रूरल इंडिया। बच्चों रूरल इंडिया का बैकबोन क्या है? रूरल इंडिया के लिए जो विलेज वगैरह हैं उनके लिए बैकबोन कौन है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे लिख दो। अगला है एन इंडस्ट्री यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉइज। अब आप सोचोगे भाई ये कहाँ पर दिया है? बच्चे यहाँ पर दिया है, आ जाओ दिखाती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, इधर पे देखने का। देखो इनिशियली दो कैटेगरीज बनाई गई थी, क्या बताया जा रहा था? देखो एक तो वो कैटेगरी थी, स्मॉल स्केल बिजनेस की बात चल रही है, जहां पे ये लोग पावर यूज करते थे लेस देन 50 एम्प्लॉइज के साथ, ठीक है। यानी पावर होता था और वहां पे एम्प्लॉइज कैसे होते थे? लेस देन 50, यानी कि 50 से कम, बराबर। और दोज नॉट यूजिंग पावर विद एम्प्लॉई स्ट्रेंथ मोर देन 50 बट लेस देन 100, यानी कि यहाँ पे जो लेबर थे, वर्कफोर्स जो भी है, वो 50 से ज्यादा लेकिन 100 से कम, और पावर यहाँ पे नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्या किया गया था बच्चों? क्लासिफाई किया गया था। तो यहीं से सवाल पूछा गया, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख रहे हो एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आ जाओ, कहाँ गया? इधर इधर इधर, हाँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो क्या कर रही है? पावर का यूज कर रही है विद लेस देन 50 एम्प्लॉइज, क्या बोलेंगे उसको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो इनिशियली पहले पहले जिस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा रहा था प्यारे बच्चे, उसके बारे में बताया गया है। तो इसको भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर? चलिए तो देख लो, मिला लो एक बार, आंसर सही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्लियर? सही है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। अब सही गलत बताना है हम लोगों को। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस इन अ कंट्री। बिल्कुल सही बात है प्यारे बच्चे, तो इसको कर दीजिएगा सही, तुम हो सही। मेजॉरिटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? ना भाई ना, वो तो जनरली आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तब तो ये गलत बात हो जाएगी। फिर स्मॉल बिजनेस इजिली गेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट रेट्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? स्मॉल बिजनेस इजिली गेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट रेट। इनको लो इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है क्या लोन? चलो इसको देखते हैं, पहले ये देखते हैं। स्मॉल बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। क्या लगता है आप लोगों को, ये सर्वाइव कर सकते हैं या फिर नहीं? तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, थोड़ा इन दोनों में कंफ्यूजन है। तो चलो मैं इसका आंसर इधर से ही देख लेती हूँ। 1 और 4 तो हमारा सही होने वाला है, यानी कि बच्चे ये ट्रू होगा, ठीक है। क्योंकि देखो सही सही बात है ना, एकदम सही बात है बच्चे, कि स्मॉल बिजनेस जो है मतलब बहुत हाई कंपटीशन रहेगा, तो उसमें इन लोगों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहाँ वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो काफी अच्छे से गुड्स को बना रही हैं और कहाँ हम, तो या ये ट्रू हो सकता है। बाकी बिजनेस स्मॉल बिजनेस इजिली गेट एक्सेस टू लो इंटरेस्ट रेट, नहीं, ये बच्चों इसको आप फॉल्स कीजिएगा, क्योंकि देखो ना इनके सामने फाइनेंस की प्रॉब्लम तो आती ही है ना, इनको जितने पैसे चाहिए होते मिल नहीं पाते हैं, लोन वगैरह ये लोग लेते हैं फिर भी। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और बाकी पहला और चौथा सही होगा, आप देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब ऑड जो रहेगा उसे आपको फाइंड करना है। तो कॉयर, हैंडीक्राफ्ट, स्पेयर पार्ट्स, हैंडलूम, तो इसमें क्या है अलग? ट्रेडिशनल और हमने जो मॉडर्न देखा था ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वहां से ये सवाल पूछा गया है बच्चे। तो कॉयर जो है ये हमारा ट्रेडिशनल में आ जाएगा। बाकी एक मिनट, कॉयर, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ये किस में आएगा? ये ट्रेडिशनल में आएगा। एंड स्पेयर पार्ट्स किस में आएगा? मॉडर्न में आएगा। अभी जो मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन दिखाए थे ना, वही। तो स्पेयर पार्ट्स इज द करेक्ट आंसर, इसको आप टिक कर लो। यहाँ पे देखो बाईसाइकिल पार्ट्स, अगेन ये मॉडर्न वाला है। सेरिकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ये मॉडर्न वाला है। सीविंग मशीन मॉडर्न वाला है। बट ये जो सीरीकल्चर है ना बच्चे, सीरीकल्चर ये आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल वाले में। तो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिशनल वाला, ट्रेडिशनल मॉडर्न वाला, ये ट्रेडिशनल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऑड मतलब क्या होता है? जो अलग हो। तो ये दोनों अलग थे, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस में बच्चों हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो डैश इंडस्ट्रीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सी इंडस्ट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ रहे बच्चे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तो वही आएंगी, है ना। Small scale industry is Dash largest industry which creates huge employment opportunities. Small scale industries is
यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज डैश लार्जेस्ट इंडस्ट्री, डैश लार्जेस्ट इंडस्ट्री है ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए देखेंगे, चलो जो नहीं है उसको छोड़ के आगे बढ़ने का, फिर उसको बाद में देखने का। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ डैश कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें लो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है ना बच्चों, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर, ये तो इजी है, कौन सा इंटेंसिव होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, तो भाई यहाँ पे लिख देना लेबर। नेक्स्ट है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स कंपेरेटिवली लेस कैपिटल एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज, क्या देखा था, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे बच्चे इंडस्ट्रियल आ जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या गड़बड़ है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डैश लार्जेस्ट इंडस्ट्री, ओ सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री, बच्चे यहाँ पे ना सेकेंड आ जाएगा। आप बोलोगे ये कहाँ पर था, जो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था ना उसी में था, ठीक है बच्चों, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने देखा था कि जॉब लोगों को प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंस में, वहां पर था, ठीक है। तो चलो एक बार हम मिला लेते हैं हमारे आंसर को, है ना। देखिए मैंने गलत नहीं, स्पेयर पार्ट्स इन सेरिकल्चर, स्पेयर पार्ट्स इन सेरिकल्चर, फिर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल स्केल, ये देखो मैंने स्केल कैसे लिखा है, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, अरे स्मॉल स्केल, ठीक है। फिर क्या आएगा, सेकंड आएगा, देख लीजिए। थर्ड का होगा लो, तो हमने लो लिखा है। फोर्थ का लेबर हो जाएगा बच्चे, तो फोर्थ का हमने लेबर लिखा है। फिफ्थ का लेस होगा, और सिक्स का इंडस्ट्रियल होगा, देखो लेस और इंडस्ट्रियल, ठीक है क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये जो खाली स्थान है वही इनको भरना है, तो आज हम भर देते हैं, है ना, टेंशन वाली कौन सी बात है। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे क्या है, मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एग्जिस्ट 5 करोड़, मतलब 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम होना चाहिए, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कौन से टाइप का सेक्टर है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी कौन सा, ये होगा हमारा माइक्रो के बाद क्या था, माइक्रो, फिर जाके स्मॉल था ना, स्मॉल होगा बच्चे, क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहले का होगा, ये फर्स्ट वाले का होगा, ध्यान रखिएगा, इधर मैं लिख दूं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके नेक्स्ट, डज नॉट एग्जिस्ट 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये हमने देखा था माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बच्चे माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये रहा, ये दूसरा में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक, नेक्स्ट है, मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एग्जिस्ट 10 करोड़, मतलब 50 5 करोड़ से क्या होना चाहिए, ज्यादा, और 10 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 10 करोड़ से कम, तो वो किस में आएगा, 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, ये आ जाएगा हमारा, ये आएगा हमारा मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, है ना, मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये वाला जो चार्ट है ना बच्चे, थोड़ा अपने दिमाग में घुमाओ, मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो ये तीसरे का होगा। एक बार फिर भी हम मिलाएंगे, है ना, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, हम मिलाएंगे एक बार, लेकिन अभी जितना समझ आ रहा है उसको हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, रुको, 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये वाला मुझे चेक कर लेना चाहिए, रुको मैं ये वाला जो चार्ट है ना यही लेके आ जाती हूँ, और फिर इसमें से हम देख देख के करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए इसमें से देखते जाते हैं, जैसे पहला वाला था कि 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट है, बिल्कुल राइट है। फिर डज नॉट एग्जिस्ट 25 लाख, 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी राइट है। मोर देन 5 करोड़ बट लेस देन, बट डज नॉट एग्जिस्ट 10 करोड़, यानी 5 करोड़ से कम और 10 करोड़ से एग्जिट नहीं होना चाहिए। मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब हम सही तो कर रहे थे भाई, फिर भी खुद डाउट आ गया, चलो कोई बात नहीं, डाउट आना तो स्वाभाविक है।
मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट 10 लाख, यानी 10 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए बच्चों। ये था हमारा माइक्रो सर्विस सेक्टर। माइक्रो सर्विस सेक्टर कहाँ पर है, माइक्रो सर्विस सेक्टर इधर पे है, तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। इधर पे मैं लिख भी देती हूँ माइक्रो सर्विस सेक्टर, माइक्रो सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलो लास्ट में देख लेते हैं, मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं और 10 लाख से ज्यादा, तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा स्मॉल सर्विस सेक्टर। क्या कहलाएगा, स्मॉल सर्विस सेक्टर। ये 5वें का आंसर हो जाएगा, देखो ये 5th का होगा, स्मॉल सर्विस सेक्टर। देखो इधर दिखा भी देती हूँ, ये देखो कहाँ गया, एक मिनट, मोर देन 10 लाख बट डज नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम ही होना चाहिए, स्मॉल सर्विस सेक्टर, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो माइक्रो सर्विस सेक्टर, माइक्रो सर्विस सेक्टर लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा। तो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से पढ़ लेना इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा एक बार इधर से मिलाना है तो मिला लो, वैसे तो हमने सही किया है ना, मिला सकते हो। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रो देख लेते एक बार, स्मॉल माइक्रो, फिर मीडियम माइक्रो स्मॉल, मीडियम माइक्रो स्मॉल, ठीक है, तो सही है। चलो अब इधर पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है ना प्यारे बच्चे, उसे हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। रेडी फॉर दैट, ओके चलो देखते हैं। The problem of employment has been becoming more serious in India। बच्चों इंडिया में ज्यादा सीरियस क्या है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम या फिर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम? भाई अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसको काटो, यहाँ पे लिखोगे आप अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है ना, और क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इंडिया इज मटेरियल एविडेंट कंट्री, इज इट राइट? अरे भाई यहाँ पे लेबर ज्यादा है, तो ये लेबर एविडेंट कंट्री है ना। नेक्स्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजेस एडवांस टेक्नोलॉजी, नहीं, ये क्या करते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं भैया, आउटडेटेड। अगला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिगिन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, गलत बात, लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर 5वां है बिजनेस प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप। ये किसने बोल दिया, बिजनेस प्रपोजल तो हमारा फर्स्ट स्टेप थोड़े ना होता है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, है ना, डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, ये होता है फर्स्ट स्टेप बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, ठीक ये आपका करेक्ट आंसर। फिर भी हम चेक करेंगे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा आउटडेटेड, चौथा था स्मॉल, मैंने कहा था ना यहाँ पे लेस लिखोगे, स्मॉल लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे स्मॉल लिख देते हैं, बाकी लेस भी सही था, ठीक है। एंड डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, राइट है, ओके चलो आगे चले। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, बच्चे इसे हमें प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, कौन सा स्टेप पहले कौन सा बाद में, तो चलो देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्लेस, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस प्रपोजल, सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या क्या होना चाहिए पहले, सोचो हमने पूरे स्टेप देखे थे ना। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि बिजनेस प्रपोजल तो सबसे लास्ट में आएगा, ये बात तो एकदम पक्की है ना, बिजनेस प्रपोजल तो इन सब में लास्ट में आएगा, बाकी सबसे लास्ट में नहीं आएगा। तो सी जो है, सी ये आ जाएगा एकदम, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अब इधर देखो एकदम लास्ट में भाई सी आएगा, ठीक है। अब सी से पहले क्या आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्लेस आना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ प्लेस या फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक? चलो हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, है ना, हम डायरेक्टली चलते हैं, स्टेप्स को एक बार देख ही लेते हैं। भाई स्टेप्स महाराज तुम इधर ही हो ना, आ जाओ, तुम इधर क्या कर रहे हो, तुम्हें इधर आना है? हम लोग किसको लेके आ रहे हैं, स्टेप्स को लेके आना है ना। देखिए बच्चों क्या क्या होना चाहिए,
डिसीजन ऑफ बिजनेस एरिया, स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, प्लेस को, फिर टेक्नोलॉजी को। देखो ये ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, इसीलिए लाइन बाय लाइन याद कर लेना। बिजनेस एरिया डिसाइड करो, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो, प्रोडक्ट डिसाइड करो, प्लेस डिसाइड करो, टेक्नोलॉजी डिसाइड करो, फिर जाके बिजनेस प्रपोजल आता है। यानी कि प्यारे बच्चे क्या आना चाहिए, पहले प्रोडक्ट आएगा। क्या आएगा, पहले प्रोडक्ट आएगा, फिर जाके प्लेस आएगा और फिर जाके टेक्नोलॉजी आएगा। ठीक है, तो पहले प्रोडक्ट यानी कि बी पहले आएगा, फिर उसके बाद बी के बाद क्या आएगा भाई, तो बी के बाद बच्चों आएगा प्ले। हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, अब प्लेस आएगा ना, नहीं, हाँ प्लेस यानी कि ए। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी डिसाइड करो एंड देन लास्ट में तो हमारा बिजनेस प्रपोजल आने ही वाला है। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। देख लो, मिला लो, इधर से मिला लेते हैं। पहले प्रोडक्ट, प्लेस, टेक्नोलॉजी एंड तब जाके प्रपोजल। तो प्रोडक्ट, प्लेस, टेक्नोलॉजी एंड देन प्रपोजल। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका सही ऑर्डर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देख लीजिए, BADC BADC BADC। क्लियर हुआ, BADC हो गया भाई, हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पे बच्चों फाइनली हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये पूरा चैप्टर हो चुका है आपका, मतलब कंप्लीट। अब आप सोचेंगे कि सब कुछ तो करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन आंसर का क्या? तो भाई क्वेश्चन आंसर वही जो हमने आंसर पढ़े थे ना, 5 की 4 जो हमने आंसर पढ़े, वही से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो तो आप लेसन पढ़ करके समझ सकते हो। बाकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने करवा दिए कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छे, सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब लास्ट तक मेरे साथ कौन कौन बना हुआ था, मुझे जरूर अपना नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल, उससे आप जरूर जुड़ जाइएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है भाई, इसको डाउनलोड कर देना। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो SK क्लास नाम है हमारे एप्लीकेशन का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों फ्रॉम प्ले स्टोर। ठीक है, क्लियर। तो चलो भाई, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो मैंने करवा दिया, मैंने अपना वादा निभाया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अच्छे से पढ़ना है, अपना वादा निभाना है। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो सच्ची में अच्छा लग रहा है, आपको मेहनत दिखाई दे रही है, तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।